कि आपने की गलती आपकी नहीं परवेश जी की थी। हाँ, मतलब अक्सर ही होता था ऐसा कि पिताजी उसको, प्रवेश को डांटते नहीं थे, पर मुझे हमेशा डांट पड़ती थी। और प्रवेश बहुत मतलब बचपन से ही तेज है। जो पिताजी हम लोगों को खाने वाने के लिए जो चीजें लाते थे, कभी ड्यूटी से आ रहे तो अंगूर ले आए, कभी सेब ले आए, कभी कुछ समोसा ले आए। तो वो जितना ला के रखते थे, तो प्रवेश आधा पहले खा जाता था। फिर फिर आता था मेरे पास, मैं जहाँ क्रिकेट विकेट खेल रहा हूँ तो वहां आता था, बोलता पिताजी लाए चलो खाते हैं। फिर मैं जाता था तो उसमें से भी आधा खाता था। तो मेरे को जब कुछ डाउट होता था तो जब मैं उसको डांटने लगता था, तो पिताजी भी उसी की साइड लेते थे। तो ऐसा कई बार होता था। और मैं जब बताने की कोशिश करता था कि नहीं नहीं इसने ऐसा किया, तो वो मुझे ही डांट देते थे कि वो छोटा है। आप बड़े हैं क्योंकि आप बड़े हो। हाँ, हाँ बड़े हैं तो मतलब डांट मुझे ही सुननी पड़ती थी, ये बात सही है। ओके। आपको कब लगा आप गाना गाने के लिए ही बने हैं? आपको याद है पहली बार स्टेज से कौन सा गाना गाया था और कहाँ? जी, मुझे तब लगा कि मैं गाना गाने के लिए ही बना हूँ, जब मैं स्कूल जाता था। तो रास्ते में जो वहाँ बहुत सारे हमारे यूपी बिहार के लोग रहते थे कलकत्ता में, तो वो मुझे पकड़ लेते थे और बोलते थे ए गाना सुनाओ। मैं बोलता अरे चचा, चचा हमको लेट हो रहा है, जाने दीजिए ना, हमको स्कूल जाना है। बोले नहीं नहीं पहले गाना सुनाओ तब जाने दीजिए। तो मैं कुछ गा देता था, कुछ भी गा देता था। और वो लोग बोलते थे कि वाह वाह बेटा वाह। और पैसे भी देते थे मुझे, कोई 2 रुपया, कोई पांच ओह, रुपया ऐसे दे दे, मुझे 10 रुपया देते, लो तो लो वो लो बेटा वाह। कौन सा गाना गाते थे आप? मैं उस समय एक गाना जानता था, उसका मीनिंग मुझे नहीं पता था, पर मैं वही गाता था। मोरे पिछवरवा एक छिछिली गड़हिया महाराजवा रे, फुलवा खिलेला कचनार महाराजवा रे। जब की बरतिया सिवनिया में अली रामा, तनन दो के बथला कपार महाराजवा रे। जब की बरतिया दुवरिया पे अली रामा, तनन दो कटी से करिया महाराजवा रे। जब की बरतिया मड़ौआ में अली रामा, ननदो के भैले नंदलाल महाराजवा रे। ये गाना मैं, मुझे आता था मैं, पर इसका मतलब नहीं पता था मुझे, इसका मीनिंग क्या है। तो स्कूल में भी खेलते समय तो कोई कहीं बोल दिया सुना तो। होगा ना आपने? आपने कहीं गाना सुना होगा ये तब आप गा रहे थे। हाँ, ये गाना मैं सुनता था। जैसे जो मेरे घर में तो सब गायक ही हैं, मेरे बड़े भैया विजयलाल यादव जी, मेरे पिताजी भी गायक हैं। और आसपास में भी जो लोग थे, वो लोग भी उस समय कैसेट में गाना बजाते थे, तो वहां से मैंने सुना हुआ था और सुन के सीखा हुआ था। तो यही गाना ओह। मैं हर जगह गाता रहता था जी। आपकी पहली कमाई कितने रुपए की थी? 42 रुपया। 42? हाँ जी, 42। मिस हुआ हुआ ये था कि मेरे पिताजी का हर साल प्रोग्राम होता था जन्माष्टमी के दिन। तो पिताजी ने कहा कि एक गाना तुम भी सीख लो और तुम भी गाना। तो ऐसे तो सब गाते रहते हो दिन भर इधर उधर, मैं देखता हूँ तुमको, तो सीख लो ना मेरे स्टेज पे गाना। तो मैंने एक गाना सीखा और गाना लिखा प्यारेलाल कवि जी ने। वो आए थे कलकत्ता, तो मैंने बोला कि भैया इस बार जन्माष्टमी में मुझे भी गाना है, एक गाना मुझे लिख दीजिए। तो उन्होंने गाना लिख के मुझे दिया, मैंने याद कर लिया। और पूरी रात जन्माष्टमी में यादव सभा है वहाँ कलकत्ता में, तो वहां पे ये कार्यक्रम चल रहा था। तो पिताजी पहले गाए पूरा, और जब एंड एंड में मुझे बोले कि अब ये बच्चा भी गाएगा, तो मैं खड़ा होके और गाना शुरू किया। और मैंने वो गाना गाया और मुझे 42 रुपए इनाम मिले। जो वहां पे सुनने वाले थे उन लोगों ने मुझे 42 रुपए, 42 रुपीज मिले मुझे। और मैंने उससे पहली बार वो भुक भुक करने वाली घड़ी खरीदा था।
जो घड़ी आती है ना ऐसा, भुक 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 लाइट वाली। मतलब, हाँ इलेक्ट्रॉनिक। हाँ हाँ हाँ। और उसमें ना लाइट जलती थी, तो मैं रात में चादर के अंदर उसमें एक बटन ऐसा दबाता था तो अच्छा, लाइट से ऐसा दबा दिखता दबा था के। कितना हाँ बज हाँ, रहा दबा। है। तो वो ये मेरी पहली कमाई थी, और उस पहली कमाई से मैंने अपने लिए घड़ी खरीदा था। पिताजी ने बोला था ये तुमने कमाया, तुम इससे जो चाहिए खरीद ले। ओके। आपके बड़े भाई विजयलाल यादव उस समय के फेमस गायक थे। जी, उनसे कितनी प्रेरणा मिली और घर वालों को कितना सपोर्ट मिला आपको? मुझे बहुत सपोर्ट मिला। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहाँ पे पिताजी के साथ साथ मेरे बड़े भैया विजय लाल यादव जी, प्यारेलाल कवि जी, सब लोग संगीत से ही जुड़े हुए थे। और पिताजी ने, जैसा मैंने बताया, उन्होंने खुद ही मुझे सिखाया गाना कि सीखो और गाओ। उसके बाद कवि जी ने खुद मुझे गाने लिख लिख के दिए, मैं स्कूल में भी उनके लिखे हुए गाने गाता था। तो स्कूल में भी ऐसा होता था कि जैसे रिटेन के अलावा ओरल होता है, मौखिक परीक्षा जिसको बोलते हैं, 10 नंबर का। तो वो 10 नंबर के लिए मुझसे कोई भी टीचर ये नहीं पूछता था कि इस प्रश्न का उत्तर दो, बोलते चलो तुम्हें गाना सुना दो। तो मैं गाना सुना देता था और 10 में 10 मिल जाते थे। तो वो रहा। और विजय भैया मेरे लिए मेरे आदर्श हैं। और बचपन में ही मैंने, जब मैं गांव जाता था और उनके प्रोग्राम को देखने जाता था, और मैं लोगों की भीड़ देखता था, लोग उनके पीछे भागते थे और उनसे उस समय तो मोबाइल नहीं था तो कोई फोटो तो नहीं खींचता था, पर लोग जाते थे, उनको प्रणाम करते थे, उनसे मिलते थे और बोलते थे कि आपका फोटो हमने खिंचवा के रखा हुआ है, और मैं अगरबत्ती से पूजा करता हूँ, ये सब मैं देखता था। मैं बोलता था कमाल है यार। तो मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि मुझे मेरे भैया की तरह बनना है, मुझे विजय लाल यादव की तरह बनना है। और कहीं ना कहीं जो ये लाल यादव का चलन है ना, वो वहीं से है। मेरा नाम तो दिनेश था, दिनेश यादव। दिनेश में लाल नहीं होता है, पर विजय लाल यादव से ही मैं वो लाल लेके आया। दिनेश लाल यादव, प्रवेश लाल यादव, वो लाल वहीं से आया है। और आज भी शायद ये बात एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे आप, मुझे भी लेकिन लगता है अगर खेसारी जी भी लाल यादव हैं तो विजय लाल यादव के वहीं से लाल आया होगा। ये लाल का चलन पहले अच्छा। कहीं नहीं था, तो लाल अब वहीं मैं से है। एक्चुअली सोचती सब लाल लाल क्यों लगा रहे पीछे लाल लाल पीछे। क्यों है, हम लोग विजय लाल के फॉलोअर है और विजय लाल मेरे से ही ये पापा के लाल आया। मेरे पापा के नाम के पीछे भी लाल है, शांति लाल। हाँ, ओके। जी जी जी। ओके। निरहुआ सटल रहे गाने से आपको काफी लोकप्रियता मिली थी, तब आपने कभी सोचा था कभी पर्दे पर दिखेंगे और भोजपुरी के सबसे बड़े स्टार बनेंगे? नहीं, तब तो ऐसा नहीं सोचा था। तब तो बस इतना ही था कि चलो बहुत स्ट्रगल चल रहा था, और मैं कोशिश कर रहा था कि मेरा भी प्रोग्राम हो, मुझे भी बहुत सारा प्रोग्राम मिले, तो जैसे भैया का मेरे नाम है वैसे मेरा भी नाम हो जाए, ये मैं ट्राई कर रहा था बहुत दिन से। पर पहली बार जब ऐसा हुआ कि वो एल्बम आया और वो एल्बम बहुत लोग सुनने लगे, पहली बार मुझे वीडियो में काम करने का मौका मिला। उसके पहले अ, जो भी गायक होते थे वो गाते थे, और उनके एल्बम में एक्ट कोई और करता था, कोई मॉडल आता था, वो उनके गाने पे एक्टिंग करता, चाहे भरत शर्मा जी थे, गुडू रंगीला जी थे, जो लोग भी थे। मैंने सारे गाने में खुद ही एक्टिंग किया। वो मेरा जो बचपन से भरा हुआ था फिल्मों को देख देख के कि मुझे एक्टिंग करना है, तो वो निरहुआ सटल रहे में मैंने हर गाने में खुद ही किया। और लोगों को पसंद भी आया, सब लोगों ने बहुत उसको सराहा। और कहीं ना कहीं उस एल्बम की वजह से ही मुझे निरहुआ नाम भी मिला और फिल्मों में काम भी मिला। ओके। जी। मुंबई के शुरुआती दौर की कुछ ऐसी यादें जो आप कभी भूलना नहीं चाहते? मुंबई की तो देखिए सारी यादें, एक एक पल की, एक एक दिन की। मुंबई तो कहा ही जाता है सपनों का शहर है। और जब इस सपनों के शहर में मैं पहुंचा तो डे वन से लेके आज तक मैं सपने में ही जी रहा हूँ। हर दिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं सपने में ही हूँ, क्योंकि
बचपन में अ, फिल्मों से जो लगाव था, तो हम लोग करते क्या थे कि अखबार में कलकत्ता में एक अखबार आता था सन्मार्ग। तो सन्मार्ग में हर शुक्रवार को फिल्मों के बारे में कुछ न कुछ लिखा रहता था, वो मैं पढ़ता था। और उसमें किसी न किसी हीरो हीरोइन के एड्रेस दिए होते थे, वो मैं लिख लेता था। आई नो। तो वो जुहू के बारे में, अंधेरी के बारे में, लोखंडवाला के बारे में पढ़ा था बचपन से, पर देखा नहीं था। और पर मन में था कि कभी मौका मिला तो हम वहां जाएंगे और देखेंगे कि अंधेरी कहाँ है, जहाँ पे ये हीरोइन सब रहती हैं, ये हीरो लोग रहते हैं, जहाँ फिल्में बनती है। तो अब जब मैं मुंबई आया, जब से आया हूँ तब से मैं जब जहां जहां जाता हूँ, जिस स्टूडियो में जाता हूँ, चाहे फिल्म सिटी में या जुहू में या अंधेरी में या लोखंडवाला में, जहां भी जाता हूँ तो मुझे वो बचपन से सारी चीजें याद आती हैं। हाँ, इसके बारे में मैंने पढ़ा था, यहाँ पे ये, यहाँ पे ऐसा है। तो मैं फर्स्ट डे से लेके अभी तक मैं सपने में ही जी रहा हूँ। मैं हर दिन मेरे लिए यादगार है। शुरुआती दौर में आपकी पांकी जी के साथ काफी हिट हुई थी जोड़ी। कैसी थी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री आपकी उनके साथ? बहुत अच्छी थी। और मैंने बहुत कुछ उनसे ही सीखा, पाखी जी से ही सीखा। मैं जब पहली फिल्म उनके साथ किया, निरहुआ रिक्शा वाला, तो निरहुआ रिक्शा वाला जब मैं कर रहा था तो मुझे कैमरे का ना ही नॉलेज था, ना ही टेक्निकल, तो नॉलेज जीरो ही था मुझे। क्या, मैं तो एक सिंगर था और मुझे मौका मिला तो मैं काम कर रहा था। पर उन्होंने बहुत सारी बारीकियां मुझे समझाई, मुझे बताया। और तो और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जब आप किसी सब्जेक्ट के बारे में, आपकी राय क्या है और सामने वाले की राय क्या है, जब दोनों की सोच मैच होती है तो फिर आप सही दिशा में काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हीरो बोल रहा है नहीं ये सीन ऐसे होना चाहिए और हीरोइन बोल रही है नहीं 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 ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो फिर दोनों का सोच अगर मैच नहीं हो रहा है तो वो साथ कभी बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते। फिर लगेगा कि भाई ये कुछ अलग ही सोच रहे हैं, ये अलग ही सोच रही है। तो फिर ऐसा, पर मेरी और उनकी सोच इतनी मैच होती थी कि हाँ, ये इस फिल्म को करना चाहिए, सही, हम्म। ये सब्जेक्ट सही है, हाँ ऐसा बनना चाहिए। और मुझे भी ऐसा ही लगता था। तो हम लोगों ने बहुत सारी फिल्में साथ में किया और बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। उतनी मेहनती अगर कोई भी चाहे कलाकार हो, तो वो जीवन में हमेशा सफलता पा सकता है अगर बाकी जी जितना मेहनत करती है, जितना अपने आप को फिट रखती हैं और जितनी सूझबूझ वाली हैं वो, तो निश्चित रूप से मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। आपकी पहली हवाई यात्रा पांकी जी के साथ हुई थी और एयरपोर्ट पर कुछ ऐसी बातें हुई थी जिसे सोचकर आज भी हंसी आती है। आपको क्या था वो फनी मोमेंट? आपका फनी मोमेंट क्या था? पता ये नहीं मुझे। हैदराबाद वाला मोमेंट, हैदराबाद वाला मोमेंट जब आप हैदराबाद फ्लाई करने वाले थे। हाँ, हैदराबाद हम लोग जा रहे थे और जा रहे थे या वहां से आ रहे थे शूटिंग करके। मैं था, मनोज टाइगर जी थे और पाखी जी थी। तो नहीं, हम लोग आ रहे थे हैदराबाद। तो पता नहीं कुछ तो बात हुई और मैंने पाखी जी को कहा आई लव यू। तो उन्होंने कहा कि आप कतार में हैं, कतार में। आप कतार में हैं। तो मैं समझा ही नहीं कि क्या है। तो मैं मनोज टाइगर जी से पूछा कि क्या मतलब हुआ इसका कि आप कतार में हैं। तो उन्होंने बोला कि इनको आई लव यू बोलने वाले बहुत लोग हैं और आप उसमें अभी लाइन में हैं। कि हर कोई इनको प्यार करता है, हर कोई इनको आई लव यू बोलता है, तो अगर आप भी इनको आई लव यू बोल रहे हैं तो अभी आप कतार में हैं, कतार में रहिए। बोला अच्छा। ओके। नेरवा जी को गुस्सा कब आता है? मुझे झूठ पे बहुत गुस्सा आता है। मैं जैसे ऐसी कोई बात होती है कि बिना मतलब कोई अगर झूठ
थोपने की कोशिश करता है तो मुझे फटाक से गुस्सा आ जाता है, जो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए, इतना गुस्सैल आदमी को नहीं होना चाहिए। शांत ही रहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हमेशा शांत रहूँ। पर मुझे जब बार-बार लगता है कि कोई ये बिना मतलब, बिना वजह, बिना मेरी गलती या किसी के बिना गलती के ये आदमी और अगर बार-बार जो है। गुस्सा आ गया, सर के ऊपर चला गया, तो फिर टीसी की तरह मार मार के आना है। नहीं, इसके लिए मैं बहुत आजकल ना, इसके लिए मैं बहुत आजकल प्रयत्न कर रहा हूँ। बहुत मैं अपने आप को ऐसा ढाल रहा हूँ, मैं बहुत प्रवचन सुन रहा हूँ। मैं ओशो को सुनता हूँ, मैं सिस्टर शिवानी को सुनता हूँ। मैं अ, अ, बहुत ऐसे टेप सुनता हूँ, बहुत ऐसी किताबें पढ़ता हूँ कि मैं शांत रहूँ, मुझे गुस्सा ना आए, मोटिवेशनल क्योंकि ये स्पीचेस ठीक नहीं है, क्या? ये अच्छी बात नहीं है, गुस्सा अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि गुस्से आपने का सबसे जो गुस्से की सबसे बुरी बात होती है, वो क्या होती है कि गुस्से में आप वो नहीं बोलते हैं जो आपके मन में है। गुस्से में आप वो बोलते हैं कि जो बात सुन के सामने वाला जो है परेशान हो जाए या उसको दुःख पहुँचे। तो आप गुस्से में सामने वाले को दुःख पहुँचाने के लिए बोलते हैं, आप अपने मन की बात नहीं बोलते हैं। तो ये गुस्सा बेकार चीज़ है, नहीं होनी चाहिए, और मैं उस पे बहुत काम करता हूँ। आपने राजनीति में प्रवेश किया, क्या आप संतुष्ट हैं या आपको लगता है आप राजनीति के लिए नहीं बने हैं? ये बात सही है, मैं राजनीति के लिए तो नहीं बना हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर एक बात ये है कि मैं जिस काम के लिए नहीं भी बना हूँ, अगर वहाँ कभी मेरी आत्मा मुझे आवाज़ दे कि आपको इस समय यहाँ खड़ा होना चाहिए, तो फिर मैं वहाँ खड़ा हो ही जाता हूँ। भले मैं उस चीज़ के लिए बना हूँ या ना बना हूँ, पर ये सच है, मैं राजनीति के लिए नहीं बना हूँ। मैं एक्टिंग के लिए बना हूँ, मैं गाने के लिए बना हूँ, मैं फ़िल्मों के लिए बना हूँ। पर आपने उनका नाम सुना होगा, सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय जी एक कवि थे, कवि। कवि का काम क्या होता है? कविता लिखना, उपन्यास लिखना, साहित्य लिखना। बम बनाते थे। जो अज्ञेय जी थे, वो बम बनाते जी। थे क्रांतिकारियों के लिए, जो देश के लिए लड़ रहे थे, जो देश के हित के लिए लड़ रहे थे, जो राष्ट्र की सेवा के लिए लड़ रहे थे, उनके लिए वो बम बना रहे थे। उनका काम तो नहीं था वो बम बनाना, उनका काम था कविता लिखना। तो अगर आप एक अच्छे नागरिक हैं, एक सच्चे नागरिक हैं और आप एक देशभक्त हैं, आपके अंदर अगर ऐसा है कि आप अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे देश का हित इस बात में है कि मैं इस जगह खड़ा हो जाऊं, तो वो काम मेरा हो या ना हो, मैं वहां जरूर खड़ा हो जाऊं। वेरी नाइस। दिनेश जी, जैसे आपने राजा बाबू मूवी में आपने 7 करोड़ रुपए जीता था, कौन हाँ, बनेगा करोड़पति में। अगर रियल लाइफ में आपको 7 करोड़ रुपए में लॉटरी लग जाए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? मैं भोजपुरी की सबसे महंगी फिल्म बनाऊंगा। मेरा एक ही पैशन है इस दुनिया में। मैं जितना भी पैसा कमाता हूँ, और आप सब गवाह हैं, आप भी फिल्म इंडस्ट्री से हैं, तो आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं। मैं जो भी पैसा कमाता हूँ, उसमें जो भी मेरे घर का खर्च है, वो निकालने के बाद जो पैसा बचता है, उससे मैं सिर्फ और सिर्फ फिल्म बनाता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि मैं कितनी अच्छी फिल्म बना पाऊँ भोजपुरी में, क्योंकि मेरे अंदर ना वो एक बहुत पीड़ा है कि भोजपुरी सिनेमा को कोई भी मजाक उड़ा देता है। भोजपुरी सिनेमा का कोई भी ये कह देता है कि अरे यहाँ ऐसी फिल्में बनती है, अरे ऐसा होता है। उससे ना मुझे बहुत पीड़ा होती है। उस पीड़ा को से मैं उबरना चाहता हूँ। तो उसके लिए अगर मुझे 7 करोड़ रुपया मिल जाए सच में, तो तो मैं एक बेहतरीन फिल्म बनाऊंगा भोजपुरी में। और जैसे हमारे भोजपुरी बेल्ट के बहुत से ऐसे डायरेक्टर हैं जो हिंदी में बहुत बड़ी-बड़ी, अच्छी-अच्छी फिल्में बनाते हैं, बहुत ऐसे राइटर हैं जो बहुत अच्छी-अच्छी फिल्में लिखते हैं। तो मैं उन सब के पास जाऊँगा, मैं उनको कहूँगा कि आप हमारे लिए भोजपुरी के लिए एक फ़िल्म बनाइए, आपका जो प्राइस है वो ले लीजिए, पर एक फ़िल्म हमारे भोजपुरी के लिए भी बना दीजिए।
हमें भी चाहिए कि हम जो है गर्व के साथ हमेशा ये कहें, और बहुत सारी फिल्में ऐसी बनी भी है, बन भी रही हैं, आगे बनेंगी भी। पर अगर इतना सारा पैसा मिल जाए तो मैं बहुत बड़ी फिल्म नहीं, बनाऊंगा। भगवान करे आपको 7 करोड़ ही ना, बहुत सारे आगे जीरो लग जाए, बहुत सारे मिले आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। अच्छा, ये बहुत फनी है। क्या आज भी लोग आपको टुन्नू कहकर बुलाते हैं गांव में या घर में? हाँ, अब तो बाकी लोग तो नहीं कहते हैं, पर अभी भी गांव में जो हमारी दादियां हैं, जो बड़ी माँ है, चाची है, बुआ है, और गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, अभी भी मैं गांव जाता हूँ तो आओ टुन्नू आ गिला, बोले हाँ हाँ चाची आ गई, हाँ। तो आज भी वो लोग टुन्नू कहते हैं मुझे। जी, अच्छा लगता है। जैसे कि आप 2 बार कपिल शर्मा शो में जा चुके हैं, तो कोई वैसा यादगार पल जो आप हमारे फैंस को शेयर करना चाहते हो उस सेट का? हाँ, उस सेट पे तो बहुत आनंद आता है। अब पर मैं गया था तो आप भी थी साथ में। हाँ, फर्स्ट टाइम आप किसारी जी और कौन थे, रानी जी, और नेक्स्ट टाइम हम पवन जी और हम थे। हाँ, तो हम लोग जितनी भी बार जाते हैं, मुझे एक ही चीज वहाँ याद रह जाती है कि वहां मैं इतना हंसता हूँ, क्योंकि एडिट के बाद लोग देखते हैं तो उनको पता नहीं कि क्या हाल होता है, पर मैं आपको भी देख रहा था, मैं आम्रपाली जी को देख रहा था, पवन जी को, खेसारी जी को। मतलब उस सेट पे जब हम जाते हैं तो इतना हंसते हैं, इतना हंसते हैं कि हंस हंस के लोटपोट, और ये जबड़ा जो है ना वो कई घंटों तक दुखता रहता है, इतना हंसते हैं वहां पे। तो वो याद रहता है कि बाप रे बाप कितना हंसा है, क्योंकि वो कमाल है, वो टीम की जितने लोग हैं सब कमाल है। बहुत फन करते हैं। बहुत मजा आता है। जैसा कि मैंने एक वीडियो में देखा था कि आपकी माँ और बड़े पापा ने आपके जीन्स पर कमेंट किया था कि इतना पैसा होते हुए फाटल जीन्स का है, पहिरेला। पहिन घुमा ताड़। हाँ। तो क्या कभी आप फिर से वैसा जीन्स पहन के उन लोगों के सामने गए हैं? बचता हूँ थोड़ा, बचता हूँ, जैसे गांव जाना होता है तो कपड़े निकाल के पहन रहा होता हूँ तो याद आ जाता है कि नहीं बड़े पिताजी मिलेंगे, ये फटा हुआ छोड़ देता हूँ, इसको नहीं पहनता हूँ। अभी तो बड़े पिताजी नहीं रहे, पर जब वो थे तो ऐसा होता था। और अब कोशिश करता हूँ कि माँ के सामने भी कोई फटा वाला जो होता है जींस, वो ना पहनूं, मैं ट्राई करता हूँ ऐसा। ओके। आपको बिग बॉस में गोल्डन हार्ट यानी सोने का दिल का खिताब मिला था, उस टाइम आपको कैसा फील हो रहा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सच में, इसलिए क्योंकि बिग बॉस में मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरी यहाँ जरूरत क्या थी। था? पहले तो मैं एक हफ्ते में बाहर हो गया तो मैं बहुत खुश हुआ कि भगवान बचा ले, बचा लिए। हम लोग दुखी हाँ, हो गए भगवान, थे, मैं दुखी बहुत कर खुश गए। हुआ कि अरे भगवान मुझे बचा लिए, मैं कहाँ फंस गया था। मैं आया बाहर और अपने सभी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को बोला कि आप लोग शूटिंग चालू करो, बच गया मैं, अरे बाप रे बाप। और फिर 10-15 दिन शूटिंग मैं कर ही रहा था, तब तक फिर बुला लिए, मैं बोला अरे बाप रे फिर फंस गया, अब क्या होगा वहां पे। क्योंकि बहुत, अगर अभी तो मैं इतना बात भी कर रहा हूँ आपसे, अभी आप मेरे साथ काम की हैं, तो मैं पहले बहुत बात भी नहीं कर पाता था, मैं बहुत शांत ही रहता था, मैं चुपचाप बैठा रहता था, और सब लोग बात करें तो मैं सुनता रहता था। और उस शो का काम ही है कि बोलेगा कौन कितना, वही दिखता है जो बोल रहा है, और मैं चुपचाप रहता था, मैं सुनता रहता था, अच्छा ये बोलो, ओके, फिर ये क्या बोल रहा, हाँ, अच्छा, हाँ, मैं कुछ बोलता ही नहीं था। और आप बोल नहीं रहे तो आपको दिखाएगा नहीं, क्यों दिखाएगा। सलमान सर ने बोला भी था, अरे तुम भी हो इधर, तुम तो दिखे नहीं। तो मुझे लगता था हाँ यार गलत जगह आ गया, यहाँ मुझे कुछ तो मिलने वाला है नहीं। पर जब वो अवार्ड मिला, सोने का दिल, एक था वहां पे ऐसा कि किसको, तो घर वालों ने ज्यादा वोट मुझे किया और मुझे दिया, तो मुझे अच्छा लगा, और मुझे लगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि
आप सिर्फ झगड़ा करके, लड़ाई करके और बहुत ज्यादा बोल के ही आप कुछ जीत सकते हैं। आप चुप रह के, शांत रह के भी जीत सकते हैं बहुत कुछ। और वो तो है। तो वहां पे वो मिला मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और जब मैं बाहर भी अब जाता हूँ कहीं भी, ऐसी जगहों पे जहाँ भोजपुरी नहीं समझते हैं लोग, जैसे मैं कभी हैदराबाद शूटिंग करने गया, कभी ऐसी जगह जहाँ हमारी भाषा नहीं है, और वहां के लोग भी जब आते हैं और बोलते हैं आप मुझे बहुत अच्छे लगते थे बिग बॉस में, तब मुझे लगता है कि अरे तो मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था, फिर इनको क्यों अच्छा लग रहा था। तो फिर लगता है कि हाँ नहीं वो ठीक है आपकी जो। सिंप्लिसिटी ज्यादा लोगों को अच्छी हुई लगी होगी, भाई होगी। हाँ कि मतलब आप जो हैं वही रहिए, आपको बनावटी रहने या की जरूरत नहीं। जी। प्यार के रोग भय में जब आप एक लड़की बन के अवधेश जी और बताशा चाचा के साथ शूटिंग कर रहे थे, तो उस टाइम का कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मैं प्रेम की रोग वेल की जब शूटिंग कर रहा था, तो शूटिंग हो रही थी आजमगढ़। मैं कोई फिल्म बनाना होता है तो मैं आजमगढ़ चला जाता हूँ। मुझे वहाँ के लोकेशन, वहाँ के लोग और वहाँ कलाकार सब लोग बहुत सपोर्टिव है, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मैं पहले से ही, ये चुनाव उनाव लड़ने के बहुत पहले, चुनाव की तो कोई बात भी नहीं थी। तो जब मैं वो फिल्म वहां बना रहा था, तो एक दिन पूरा लड़की वड़की बन के और मैं बैठा हुआ था शॉट देने के लिए, बाकी लोगों का चल रहा था। तो एक चाचा जी आए उधर से ऑडियंस में से, और मुझे ऐसे देखना शुरू किए, और पूरा ध्यान से देखने के बाद बोले कि भैया आप तो बहुत अच्छा गाते थे, आपको हम लोग बहुत पसंद करते थे, आपको ये करने की क्या जरूरत है, ये आप क्या कर रहे हो। मैं उनको क्या जवाब दूं। तो मैं बोला चाचा ही रोल कर रहे हैं, तेरी रोल के उतारो ये सब, उतारो अभी उतारो, चलो फालतू कहीं का, ये क्या है। अब मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, मैं क्या बोलूं इनको। बोला चाचा क्या करे, तो डायरेक्टर, कौन डायरेक्टर, बोला उसको मारेंगे, उसको दो लपड़, अभी तुमको ये सब क्या साड़ी ओड़ी पहना दिया है। सब लोग आए, उनको बहुत समझाया कि अरे ऐसा नहीं होता है। अवधेश मिश्रा जी आए, बोले कि अरे चाचा अमिताभ बच्चन साड़ी नहीं पहने। बोले पहना होगा, पहना होगा, ये नहीं पहनेगा, ये हमको अच्छा नहीं लगा, उतारो अभी ये सब। तो वो बहुत, उनको मतलब बहुत समझाना पड़ा। और फिर भी मैं शॉट देते समय चचा दिख जाते थे ना, तो मैं कॉन्शियस हो जाता था। ओके। जैसे ऐसा था। रउआ रिक्शा पार्ट 2 में आप आम्रपाली जी से मिलने के लिए उनके गर्ल्स हॉस्टल तक पहुंच जाते हैं, वैसे कभी रियल लाइफ में किसी लड़की के लिए गर्ल्स हॉस्टल या उसके घर पर गए हैं? नहीं नहीं, मैं उस समय तो नहीं, मतलब पढ़ाई के समय तो ऐसा था कि लड़कियों से बात नहीं करना है। कि वो पता नहीं, मतलब ये मान्यता थी, हमारे पिताजी बोलते थे बेटा लड़कियों से दूर रहना। तो मेरे समझ में नहीं आता था ऐसा क्यों, तो बोलते, उनकी बात मैं बताता हूँ, आप भी हंसोगी। अगर लड़की आग होती है, अगर उसके आप करीब जाओगे तो जल जाओगे। तो मुझे लगता था अरे जल जाएंगे तो दूर ही रहो यार। तो उस समय जो है ऐसा था कि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, उसमें भी लड़की से कोई बात नहीं करता था, लड़का लड़के से बात करेगा। उसमें अगर कोई लड़का किसी लड़की से बात करते हुए हम लोग देखते थे, तो हमारे लिए वो आठवां अजूबा होता था। आश्चर्य, अरे यार ये लड़की से बात कर रहा है, ऐसा होता था। पर फिर धीरे धीरे जब मतलब स्कूल से निकल के कॉलेज में गए और फिल्में देखने लगे, तो फिर धीरे धीरे लगने लगा कि नहीं नहीं, ये जो पिताजी है ये अमरीश पुरी हैं, और ये जो मैं हूँ वो अजय देवगन हूँ। और कोई तो लड़की होनी चाहिए जिसको मैं ये कहूँ, तुम्ही से मैं प्यार, ऐसा कुछ तो गाना था ना फूल और कांटे में। हाँ, मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है,
तो फिर वो बाद में चीजें समझ में आने लगी कि नहीं नहीं, ये पिताजी की बात सुननी नहीं है, लड़की आ गए, पास मत जाना, जल जाओगे, ये सब गलत बात है, ये अमरीश पुरी वाला रोल कर रहे हैं, मुझे अमरीश पुरी की बात नहीं सुननी। अभी अभी आप रिसेंटली लंदन में शूट करके आए हैं, तो जो हमारे विपुल है वहाँ के जो प्रोड्यूसर है, तो उन्होंने पूछा है कि आपको लंदन का एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड कैसा लगा आपको वहाँ शूट करके। बहुत अच्छा लगा। और पहले तो विपुल भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना वहां पे हम लोगों का ध्यान रखा। मतलब जैसे एक आपके परिवार का सदस्य होता है और आपका ख्याल रखता है, वैसे पूरी यूनिट का ध्यान रखते थे वो। और शूटिंग के दौरान जो भी लोकेशन होता था, चाहे जहां भी हमको शूट करना होता था, वो हर जगह उन्होंने शूटिंग कराया हम लोगों की। आप पहले नहीं, शूटिंग आपके किया। लोकेशन बहुत प्यारे थे, बट मैंने देखे, मैंने उनको बहुत चिल्लाया कि मतलब हमें इतनी अच्छी लोकेशन चाहिए। ऐसा नहीं है, आपके भी लोकेशन बहुत, मतलब आपने जो शूट किया वो बहुत प्यारा था। जो बचा था उसमें हम लोगों को उन्होंने शूट कराया, पर सच में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और जब भी मौका मिलेगा हम लोग फिर से आएंगे वहां पे शूट करने। और विपुल भाई ये तो एकदम ऐसे इंसान है कि इनसे जो मिल जाए इनका ही हो जाए, बहुत प्यारे आदमी है। बहुत बहुत प्रणाम भाई आपको। और आम्रपाली जी ने लिखा है कि ठंडी में आपकी कैसी हसरत हुई थी वहां पे। ठंडी बाप रे बाप, ठंडी तो ऐसी थी कि मतलब गाड़ी के अंदर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती थी। मन करता था गाड़ी में ही बैठे रहे चुपचाप। और कोई बोलता था कि शॉट रेडी है, तो उसको एक बार ऐसे देखते थे गरीब की तरह की, बोल दे कि लेकिन आप 10 मिनट बाद आ सकते हैं, तो 10 मिनट इधर ही बैठते हैं। ऐसा हाल था। हमारे ठंडी तो जाने के बाद बहुत थी। ज्यादा ठंड हो गई थी वहां आप लोग बच गए, आप लोग तो आ पे। गए, बाद में हम लोग तो फंस गए। मतलब आपको बिहार की ठंड ज्यादा लगी या लंदन की ज्यादा लगी? क्या? बिहार की ठंड ज्यादा लगती है या लंदन की ज्यादा लगी आपको? दोनों नहीं में नहीं, कंपेयर। वहां ज्यादा है, लंदन में ज्यादा है, बिहार लंदन। में तो, हाँ बिहार में तो ठीक है, हम लोग गमछा है, कान वान बांध लेते हैं, स्वेटर वेटर पहन के हो जाता है। और बिहार में यूज टू हो गए ना कि आपको मतलब पहले से आप वहां पे रहे हैं एंड आते जाते रहते, तो आपको पता है कि वहाँ का ठंड क्या है। और इतना लो होता नहीं ना, यहाँ टेम्परेचर उतना लो कहाँ होता है जितना वहां पे होता है, मतलब माइनस में चला जाएगा टेम्परेचर। आप जो ग्लव्स ग्लव्स पहने हो, वो ग्लव्स भी जो है वो बर्फ हो जाता है। तो वो वहाँ का तो बहुत मुश्किल था वहां पे, बाप रे बाप। जी। अ, आप सबसे ज्यादा मूवी अपने प्रोडक्शन हाउस से करते हैं, तो क्या आपको दूसरे प्रोड्यूसर पे भरोसा नहीं होता कि ये पैसा देंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पैसा तो सभी देते हैं। कहीं ना कहीं एक कारण है, जो मैं एकदम ईमानदारी से बोलूंगा कि मैं अपने प्रोडक्शन हाउस में ज्यादा फिल्में क्यों बनाता हूँ। मैं जब किसी और प्रोडक्शन हाउस की फिल्म कर रहा होता हूँ तो मैं उसमें रोक टोक नहीं करता हूँ। कोई चीज मुझे अच्छी नहीं भी लगती है कि ये यहाँ पे गाने की जरूरत नहीं, तो मैं नहीं बोल पाता हूँ। क्योंकि अगर वो फिल्म कल नहीं चली, असफल हो गई, तो वो बोलेंगे हम तो यहाँ गाना रख रहे थे, आपने रखने नहीं दिया। तो हाँ। हम तो ऐसा करना चाह रहे थे, आप करने, तो मैं कुछ बोलता ही नहीं, मैं चुप रहता हूँ। आपको जो बनाना है आप बनाओ, ये आपका पैसा है, आपकी फिल्म है, आप बना रहे हो, मेरे को कुछ नहीं बोलना है। और कभी कभी लगता है कि सामने वाला सुन सकता है या सुनता है, तो बताता भी हूँ कि ये, तो मुझे लगता है कि मैं किसी और को ये सारी बातें बोलने जाऊं कि ऐसा बनाओ, वैसा बनाओ, ऐसे करो, उससे बढ़िया वो मैं खुद ही बनाऊं, मेरा पैसा होगा, मुझे बनाना है। तो मैं नहीं रखूंगा, आइटम सॉन्ग नहीं चाहिए मुझे, तो नहीं रखूंगा, मुझे जो फिल्म में रखना है मैं वही रखूंगा, मुझे जैसी फिल्म बनानी है वैसी बनाऊंगा। तो इसलिए मैं अपने संतुष्टि के लिए मैं ज्यादा फिल्में बनाता ओके। आपने एक फोटो पोस्ट की है जिसमें एक आदमी अपने बॉडी पे लिखा हुआ भाजपा योगी मोदी लिखवाए हैं, तो जब आपने उन्हें उस इमेज में देखा तो क्या फील हुआ? हूँ। मैं उनको देखा तो
मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक व्यक्ति जो इतना उसकी अगाध श्रद्धा है, इतना प्रेम है, तो कमाल है। और मैं जहाँ जाता था वहीं वो दिख जाते थे मुझे। तो कई लोगों ने कमेंट किया उसके ऊपर कि ये आदमी जो है पैसा लेके शरीर पे लिख के घूम रहा है। हाँ। तो मैंने सोचा कि मैंने तो किसी को 1 रुपया दिया नहीं, इसको कौन पैसा दे दिया। मैं तो आया तो पहले ही बोल दिया कि मैं 1 रुपया मेरे पास है नहीं भाई, मैं जो कमाता हूँ सब फिल्मों में लगा देता हूँ। तो अगर किसी को पैसा लेके मेरे लिए काम करना है तो वो है नहीं मेरे पास। तो लोग बोले हमको नहीं चाहिए, सब लोग मेरे साथ ऐसे लगे हुए, तो ये आदमी को किसने पैसा दे दिया। तो मैं उनको स्टेज पे बुला लिया। एक दिन ऐसे ही चल रहा था, भाषण चल रहा था, मैं बुला लिया, भैया आप आइए स्टेज पे और आप थोड़ा बताइए आपको कितना पैसा मिला, किसने दिया, कैसे आप ये सब करके घूम रहे हैं। तो बोला हमको कोई क्या पैसा देगा, अगर आपको लड़ने के लिए कुछ पैसा चाहिए तो मैं दे देता हूँ आपको। और उसके बहुत मतलब कई बीघा उसके पास खेत है, वो अच्छे किसान है, उनकी श्रद्धा है, उनको ये लगता था कि हाँ इस देश के प्रधानमंत्री यही होने चाहिए। तो वो उनको सपोर्ट कर रहे थे और वो मैं उनके सपोर्ट में था तो मेरे साथ थे। तो मैंने इसीलिए वो पोस्ट किया था कि भाई ऐसा मत सोचो, इनसे मिल लो, इनका ये आदमी है, ये अपनी श्रद्धा से कर रहे हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है कि किसी ने कुछ नहीं तो इनको पैसे दिए। गलतफहमी बहुत लोगों को हो जाती है। जी। अगर आपको पूछा जाए कि आपको किसी की बायोपिक में काम करना है तो आप किसका नाम लेंगे? बायोपिक में मैं अब्दुल हमीद जी की जीवनी पे फिल्म करना चाहता हूँ, ये मेरा सपना है। मैं इस पे मैं काम भी कर रहा हूँ और हो सकता है कि बहुत जल्दी कोई फिल्म या वेब सीरीज आएगी जिसमें मैं अब्दुल हमीद जी का किरदार निभाऊंगा। ओके। दिनेश लाल यादव गायक, नेता या अभिनेता, कौन से किरदार में आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं सबसे ज्यादा? अभिनेता, क्योंकि उसमें फायदा ये है कि इसमें सब करने को मिल जाता है। जब हम अभिनेता रहते हैं तो हमको गाने को भी मिल जाता है, एक्टिंग करने को भी मिल जाता है, सब मिल जाता है। वो तो है। इवन नेता भी बन जाते कोई कोई मूवी में। किसी किसी फिल्म में नेता भी बनने को मिल जाता है, कभी डॉक्टर बनने को मिल जाता है, कभी मतलब पुलिस बन गए, कभी आर्मी ऑफिसर बन गए, जो जो सपना बचपन से जो होता है ना। जो सब बन सकते हैं। हाँ, बच्चे आप को कुछ दिन इतने डॉक्टर बनना होता है, कुछ दिन इंजीनियर बनना होता है, फिर कुछ दिन बाद लगता है नहीं 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 अभी हमको, वकील। वो सब हम बन जाते हैं यहाँ फिल्मों में। आप इतने बड़े अभिनेता हैं और ना राजनीतिक में भी दखल दे चुके हैं, तो भी भोजपुरी में एक संगठित तरीके से भोजपुरी सिनेमा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास क्यों नहीं कर रहे? मैं कर रहा हूँ और मैं हमेशा यही प्रयास करता हूँ कि भोजपुरी सिनेमा जो हमारे पूर्वजों ने इसको सींच करके और जीवित किया, इतना बड़ा बनाया, और कहीं ना कहीं भोजपुरी सिनेमा की वजह से आज हम सब लोग जो है इतनी ख्याति पा रहे हैं, इतना प्यार आशीर्वाद पा रहे हैं लोगों का। तो इस सिनेमा के लिए हम लोग भी इतना कुछ करें कि आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी उनको लगे कि हाँ इन लोगों ने इसको सजाया संवारा आगे बढ़ाया, तो आज हम काम कर पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं बहुत काम कर रहा हूँ और मैं आप देख पाएंगे आने वाले दिनों में कि भोजपुरी सिनेमा जो है आपको मतलब उस रूप में दिखेगा जिस रूप में कल्पना हम करते हैं। और ये बात जब मैं कहता था 2012-13 में तो कोई मानता नहीं था, सब लोग ये बोलते थे अरे कैसे होगा यार, सब बंद हो गया, सब खत्म हो गया। बोला नहीं, होगा। और फिर 2014 से जब शुरू हुआ, निरहुआ हिंदुस्तानी आई, पटना से पाकिस्तान आया, और आप भी थी पटना से पाकिस्तान में, उसके बाद जी। मेहंदी लगा के रखना आया, सत्या पवन जी की आई, और भी बहुत सारी फिल्में आई। अब आनी शुरू हुई तो फिर ये इतना बृहद रूप लिया। फिर अभी थोड़ी दिक्कतें हैं, पर आप यकीन रखिए कि आने वाले दिनों में भोजपुरी सिनेमा इतना बड़ा होगा कि
लोग देख के ऐसे देखेंगे कि कहाँ है भोजपुरी सिनेमा, इतनी इंशाल्लाह ऊंचाई पे जब होगा। जल्दी हो जाए। आपने भी कहीं ना कहीं आज से 10 साल पहले का और अभी का दोनों दौर देखे हैं, मतलब सिनेमा का नेगेटिव पर भी बनते देखा है और अब सिनेमा को डिजिटल पर भी बनते देखा है। तो अब की डायरेक्टर और पहले के डायरेक्टर में आप क्या फर्क महसूस करते वही लोग हैं जो पहले काम कर रहे थे, वही डायरेक्टर आज भी काम कर रहे हैं, सब लोग, टीम तो वही है। टेक्नोलॉजी बदलती रहती है पर टीम वही है, जो हमको उस दौरान जो डायरेक्टर, जो एक्टर, जो टीम मिलती थी वही आज भी हमको मिल रही है। तो टेक्नोलॉजी के साथ में हमको एडजस्टमेंट करना चाहिए, बदलना चाहिए। जैसे कुछ लोग एक सवाल करते हैं काजल जी, तो इसी सवाल से मैं उनको भी जवाब देता हूँ कि कहते हैं लोग कि थिएटर में फिल्में नहीं देख के लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये बहुत लोग बोलते हैं। तो क्या बुराई है उसमें? एक टाइम था जब हमारे गाने कैसेट में आते थे, तो आज तो कैसेट नहीं है, तो क्या हमारे गाने कम हो गए या सुनने वाले कम हो गए? नहीं हुए ना। आज जो माध्यम आया, जो अ, डिजिटल पे आज लोग सुन रहे हैं, गाने भी देख रहे हैं। तो वैसे ही जब जो टेक्नोलॉजी जब जब आएगी उसका उपयोग होगा, उसके साथ हम भी आएंगे। आज हॉलीवुड की बड़ी से बड़ी फिल्में डिजिटल पे रिलीज होती हैं, ऐसा नहीं कि वो थिएटर में ही लगती है। तो जब जैसा समय हो उसके साथ हमको बदलना पड़ेगा और हम बदल रहे हैं। जी। भोजपुरी फिल्म इंडिया के बाहर क्यों रिलीज नहीं होती है? मुझे लगता है कि इसके लिए हम जिम्मेदार हैं कि हमने सही से प्रयास नहीं किया। क्योंकि एक दो बार ऐसा मौका आया था कि जब हम ऐसा कर सकते थे, और हम फॉरेन में जहाँ जहाँ भी लोग रहते हैं भोजपुरी समझने वाले, वहाँ फिल्में रिलीज कर सकते थे, पर हम नहीं कर पाए। और एक ये भी पीड़ा थी कि मुझे फिल्म बनाना शुरू करना पड़ा। एक फिल्म मेरी आई थी और उसको फिजी में लोग चलाना चाहते थे, ऑस्ट्रेलिया में चलाना चाहते थे, पर प्रोड्यूसर को नहीं जमा, उनको नहीं समझ में आया, उन्होंने नहीं दिया वो फिल्म चलाने के लिए। तो अभी जो है मुझे लगता है कि अगर ठीक से हम प्रयास करें तो हमारी फिल्में वहां भी रिलीज होगी, वहां भी लोग देखते तो हैं ही, वहां लोग डिजिटल पे देखते हैं, पर सब थिएटर देखता है में। बस यूट्यूब पे, हाँ यूट्यूब पे ज्यादा उनको। और उसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं और कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। अगर वहां फिल्म लगाएं, जब आप जाती हैं शो करने के लिए, मैं जाता हूँ, और जब भोजपुरी का कोई भी कलाकार जाता है तो पूरा स्टेडियम भर जाता है, सब लोग वहाँ, मतलब ये चीजें हो जाएगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, और लोग आएंगे, देखेंगे, और ये शुरुआत होगी, बहुत जल्दी होगी। जी। नए जो कलाकार आ रहे हैं, इन लोगों के भी सिनेमा पर सीनियर होने के नाते क्या आप नजर रखते हैं या देखते हैं कि कौन क्या काम कर रहा है और कैसा काम कर रहा हाँ, मैं देखता हूँ, और इस चीज को लेके मेरे घर में ना लोग मुझे ऐसे देखते हैं, ये क्या सुन रहे हो, है? ये क्या देख रहे हो? तो मैं बोलता हूँ नहीं, यही वो लोग हैं जो हमारे भोजपुरी सिनेमा के भविष्य हैं। ये अभी जो आ रहे हैं, जो भी नए कलाकार हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनकी सोच कहाँ जा रही है, ये क्या सोच रहे हैं, उस पे नजर होनी ही चाहिए। तो मैं नजर रखता हूँ, मैं देखता रहता हूँ कौन क्या गा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या इंटरव्यू दे रहा है। मैं सबका इंटरव्यू भी देखता हूँ कि ये आदमी की सोच किधर जा रही है, ये क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो मैं, चाहे वो एक फिल्म करने वाला कलाकार हो या अभी गाना गा रहा हो और कहीं उसने कोई इंटरव्यू दिया हो, तो मैं उसको भी सुनता हूँ, तो मैं ध्यान रखता हूँ, नजर रखता हूँ। बहुत अच्छी बात। हमारे यहाँ अभी भी कोई प्रॉपर यूनियन या प्रॉपर एसोसिएशन नहीं है, जबकि इस इंडस्ट्री को खड़े हुए 16-17 साल हो चुके हैं। तो शिकायत करना हो तो अभी हमें हिंदी एसोसिएशन में ही क्यों जाना पड़ता है?
और आप मुझे लगता है सीनियर है, कि आपको हर चीज आपको करनी पड़ेगी अब। बिल्कुल करना ही चाहिए। और अगर हम अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे तो ये ठीक नहीं होगा, करना ही पड़ेगा। और इसके लिए मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से भी, बिहार सरकार से भी निवेदन किया है। और मुझे लगता है बहुत जल्दी हो भी जाएगा कि अ, भोजपुरी का अपना एक सेंसर बोर्ड भी होना चाहिए यूपी में, बिहार में। अपनी इंडस्ट्री भी होनी चाहिए, अपना एसोसिएशन भी होना चाहिए। ये तो बहुत ज़रूरी है। शुरुआत होती है कहीं, जैसे आप अगर साउथ की फ़िल्मों को देखें, तो शुरुआत उनकी भी हुई थी, एक इंडस्ट्री से सारी फ़िल्में बनती थी साउथ की। तेलुगु भी, कन्नड़ भी, मलयालम भी, तमिल भी, सारी इंडस्ट्री एक ही जगह। पर जब वो बड़े होने लगे, बढ़ने लगे, तो सारी इंडस्ट्री अलग-अलग हो गई और होना पड़ा। तो वैसे ही जब आज भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी बड़ी बन गई है, तो होना ही चाहिए। इसको एक अपना अलग एसोसिएशन होना चाहिए, एक अपनी इंडस्ट्री होनी चाहिए। और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे लगता है बहुत जल्दी होगा। जी। ऐसी क्या कमी है हमारे यहाँ, ओरिजिनल स्टोरीज की कमी है? हम लोग इधर उधर से इंस्पायर हो रहे हैं अभी तक, जबकि हमारे हमारे ही कंटेंट या हमारी चीजों को हिंदी में पेश किया जा रहा है, और हम लोगों का उस तरफ नजरिया ही नहीं जा रहा। जैसे कि सुपर 30 या दबंग, वह सब फिल्म का बैकड्रॉप जो होता है वो तो या तो बिहार होता है या नॉर्थ इंडिया होता है। हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? हाँ, नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए तो दुःख है, हमको भी दुःख है कि हमको करना चाहिए, होना चाहिए। सुपर 30 बिहार की स्टोरी है, सो हमारे जी, यहाँ किसी ने दिमाग में लगाया कि हम लोग उस ओरिजिनलिटी में जाए और करें। अब होगा, मुझे लगता है कि अब होगा। अब इसलिए होगा, पहले क्या होता था कि पहले बीच में रुकावट आ गई। हाँ, जब कोई फ़िल्म बनाने जा रहा है, तो उसको थिएटर मालिक से लेकर के, डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर के हर कोई ये सलाह देता था, आप इतने गाने रखोगे तो फ़िल्म चलेगी, आप ये फ़िल्म ऐसी बनी थी, ऐसा ही बनाओगे तो चलेगी, ऐसा करोगे तो चलेगी, फ़िल्में बनती थी। मैं भी जो फ़िल्म करता था, वो चलने के लिए बनती थी। अब क्या हुआ है कि आप कुछ भी बना लो, वहाँ चल ही नहीं रहा। हाँ जी, वो तो है। तो हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, हमको कोई ये नहीं कह सकता कि ऐसा बनाओगे तो हमारे थिएटर में चलेगी। भाई ऐसा बनाएँगे तो भी नहीं चलेगी, वैसा बनाएँगे तो भी नहीं चलेगी। तो अब हम वो बनाएँगे जो हमको बनाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हुआ कि अब वहाँ फ़िल्में नहीं चल रही। अब ऐसा क्या कारण है कि दर्शकों ने सिनेमा घरों से मुंह फेर लिया है? अगर मुंह फेर लिया है तो क्या एक कलाकार खुद के नाते अब हम लोगों की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि उनको वापस थिएटर में लेके आए, और वह फिर से गोल्डन गोल्डन टाइम लेकर आए जब सिनेमा घर के बाहर भी लंबी लंबी लाइन होती? हाँ, तो होता क्या है कि जब हम पहले के दौर में जाएँ, जब हिंदी कई महीने वो फ़िल्म चलती रहती थी, उतरती नहीं रहती थी, हाउसफुल का बोर्ड लगा रहता था। फिर एक समय ऐसा आया कि ये चीज़ भोजपुरी के साथ होने लगी, क्योंकि हिंदी फ़िल्मों को देखने का और भी बहुत सारा माध्यम हो गया। सिंगल थिएटर के अलावा उनके पास मल्टीप्लेक्स आ गया, उनके पास बहुत सारा ऐसा चैनल आ गया जहाँ से वो पे करके उसको देख सकते हैं। तो वो चीज़ें अब भोजपुरी में भी आ गई हैं कि आपकी फ़िल्म जो आ रही है, उसको आदमी अपने मोबाइल में देख सकता है, अपने घर बैठे अपने टीवी पे देख सकता है। ये बहुत सारा माध्यम आया है, तो उसमें जाना कम होगी। अब बात आती है कि कभी-कभार ऐसा भी होना चाहिए कि बहुत हंगामा हो, बहुत भीड़ हो, तो ऐसा तब होगा जब हम लोग भी ऐसी फ़िल्म बनाएँगे जो रियल अप्रोच वाली फ़िल्में हो। क्योंकि जैसे बॉलीवुड भी पहले ऐसे ही बनाते थे, वो बदल गए। कुछ दिन तक हम उस पे चले, अब हमारा समय आ गया, हमको बदलना है। जी। तो हमको ये देखना है कि चाहे वो तमिल में, तेलुगु में, बंगाली में, नेपाली में
गुजराती में, मराठी में जो फ़िल्में बनती थी, तो वो कौन-सी फ़िल्में थी जिसने उसको बदला, उस दौर को बदला। तो हमें अब उस पे काम करना पड़ेगा कि अब इसको कौन-सी फ़िल्म होगी, कैसा सब्जेक्ट होगा जो इस दौर को बद फिर से वो चहल-पहल नज़र आने लगी कि सिंगल थिएटर में भी अगर हम अपने सिनेमा को बदल पाएँ। जैसे कि लास्ट इंटरव्यू में पवन ने कहा कि हम तीनों भाई बैठकर फिर से हम बैठकर सोचेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या करना चाहिए हमें इस लॉकडाउन के बाद। तो क्या हम बिल्कुल, तीनों भाई बैठकर सोचेंगे और हमारी ज़िंदगी को कैसे आगे करना है और क्या चीज़ों की कमी है तो उसको पूरा करेंगे। बिल्कुल सोचना ही चाहिए और मैं इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ पवन सिंह जी को, खेसारी लाल जी को कि ये लोग कभी मेरी बात टालते भी नहीं। मैं अगर इनसे कभी ये बात कहता हूँ कि भाई ये फ़िल्म है, इसको हम लोग को साथ में करनी है, तो वो कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि नहीं-नहीं हम नहीं करेंगे। अरे! क्यों नहीं करेंगे? चलिए करते हैं। तो ये अलग बात है कि मैं अपनी फ़िल्मों में बिज़ी रहा, पवन जी अपनी फ़िल्मों में बिज़ी रहे, खेसारी जी अपनों फ़िल्मों में बिज़ी रहे। पर जब समय ऐसा आया है कि हमें इस सिनेमा को बदलना है, इस दौर को एक नए दिशा में लेके जाना है, तो हम तीनों भाई काम करेंगे। इसके अलावा भी जो पूरी इंडस्ट्री है, सब लोग जो है इसमें सहयोग करेंगे और जो भी सिनेमा हम देखते हैं, जो अभी मैं बात कर रहा था बदलाव की, चाहे वो नेपाली इंडस्ट्री या आपकी गुजराती इंडस्ट्री, वो जब बदली है ना, तो जब ऐसी फ़िल्म हम बनाएँगे, तो ये बदलेगा। तो ऐसी फ़िल्म के लिए हम सब तैयार हैं, आप तैयार हैं, मैं तैयार हूँ, तो पवन जी इससे पहले तैयार हैं। ये सोच बदलनी पड़ेगी कि सिर्फ अगर सिर्फ़ हीरो से फ़िल्म चलती है, तो सब फ़िल्में चल जानी चाहिए। फ़िल्म हाँ, वही चलती है, जिसमें पूरी टीम का योगदान अच्छा होता है। जिसमें एक अच्छी हीरोइन होती है, एक अच्छा हीरो होता है, एक अच्छा माँ का किरदार जो कर रही है, वो अच्छा काम कर रही है, बाप का जो कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, भाई का, नौकर का। हर एक रोल में जब अच्छे लोग होते हैं, कैमरामैन से लेके और जब सब लोग एक चाहे अच्छे कोई हो चाहे कोई परफॉर्मर अच्छा होना चाहिए। परफॉर्मर अच्छा हो, पूरी टीम अच्छी हो, तो अच्छी फ़िल्म या सफल फ़िल्म बनती है। किसी एक के दम पे नहीं हो सकता। ओके, तो मैं आपको कुछ बॉलीवुड एक्टर्स के नाम दूँगी, तो आपको वो हमें भोजपुरी में किस एक्टर पे वो फिट बैठेगा आपको मुझे बताना एक्ट्रेस, है। एक्टर एक्टर एक्टर, ओके, ठीक है। हाँ। अब अवधेश मिश्रा, अमजद खान, सुशील सिंह, रणवीर सिंह रणवीर सिंह। मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ और मैं इसके लिए आप लोगों से क्षमा माँगता हूँ कि जब आप लोग के साथ कोई गाना उनका देखता हूँ, तो मैं उनको ही देखता रह जाता हूँ। आप लोगों पे भी नज़र नहीं जाने देते और यही चीज़ मुझे गोविंदा जी में भी लगता हूँ, गोविंदा जी पे ही अटक जाता हूँ। मेरे करण अर्जुन आए? नहीं है। कौन? ये तो साक्षी जी हैं। जितनी हीरोइनें हैं ना, इनमें मुझे सब लोग दिखते हैं। मतलब कभी माधुरी दीक्षित दिखती हैं, कभी इनमें दीपिका पादुकोण दिखती है, कभी करिश्मा कपूर दिखती है, तो आप लोग में ये प्लस कपल। हमें कोई एक नाम बताइए। एक नाम में मैं बोल सकता हूँ अक्षरा सिंह। ओके, काजोल देवगन, काजल, काजोल देवगन, काजोल अच्छा अब वो देवगन हो गई ना, काजोल जी। काजोल जी रिंकू घोष। अ, इस मामले में मैं बहुत कमज़ोर हूँ। आप मुझे बताइए कौन-सी फ़िल्म है? मैं माधुरी फ़िल्में बहुत देख दीक्षित। हाँ जी, माधुरी दीक्षित बताइए। माधुरी दीक्षित, पाखी हेगड़े। फैंस के क्वेश्चन है आपके लिए कुछ। आजकल के प्यार में लोग तो जानो बाबू स्वीटू सोना बोलते हैं, फिर आपका कैसा प्यार था जो आप छुचंदर हो बोल बोले, के प्यार कर रहे हैं। ये ना पति-पत्नी का प्यार होता है। छुचंदर हो। हाँ, पति-पत्नी में क्या होता है कि मतलब पत्नी कितना भी प्यार से बात करे,
ये पति पत्नी का, तो वो गाना जो था ना वो पति पत्नी का गाना था। तो उसमें ऐसा ही होता है, गाँव में ऐसा होता है, पता नहीं शहर भी अच्छा है, पर पहले गाँव में ऐसा ही होता था। बस क्या है, ओके। दोस्तों को याद भी करता हूँ और उनसे कनेक्टेड भी रहता हूँ, मैं उनसे बात भी करता हूँ। जैसे मेरे बचपन के जो दोस्त हैं, उसमें योगेश व्यास हैं, उसमें एक दिलीप हैं, दिलीप जिनको हम लोग का नाम है छक्कन, बहुत सारे दोस्त हैं। मैं उनसे कनेक्टेड रहता हूँ और नाम अगर लेना है तो मैं और भी ले सकता हूँ, दिनेश हैं, आज हरिकेश हैं। विक्की आर्यन, दिनेश सर अपने मूवी में न्यू सिंगर को चांस देते हैं गाने के लिए? हाँ, हाँ। बहुत बार। हाँ देते। हाँ, ओके। एक एक गुप्ता, दिनेश जी से मेरा प्रश्न है कि उन्होंने अपना पहला ही चुनाव सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ा, तो क्या वह आसान सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं थे? नहीं था। मैं नहीं था क्योंकि मेरे घर वालों ने भी कहा, मेरे दोस्तों ने भी कहा, मेरे सभी साथियों ने भी कहा कि आप कहीं ऐसे जगह से लड़ो ना जहाँ पे मतलब कोई सिंपल आदमी लड़ रहा हो, जहाँ आप आराम से जीत जाओ। तो मैंने यही कहा था कि मैं ये जीतने के लिए चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ रहा हूँ, या हारने के लिए भी नहीं लड़ रहा हूँ, कोई हारने के लिए लड़ता नहीं है। मेरे लड़ने का एक ही उद्देश्य है कि मैं इस बात का विरोध करना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति को मुझे अच्छा लगता है कि चलो आपको बनना है इसलिए आप उनको नहीं बनते, पर आप खुद भी कह रहे हैं कि मुझे नहीं बनना है, मैं दौड़ में ही नहीं, फिर आप उनको क्यों नहीं बनने देंगे जिसको पूरा देश चाहता है? बस इतना सा, इतनी सी बात। सुनील का कहना है आप पाखी जी के साथ अगली फिल्म कब कर रहे हैं, कब नजर आएंगे? मैंने पाखी जी का भी इंटरव्यू लिया था, तो उनके हाँ भी जी, यही क्वेश्चन थे कि हाँ आप दोनों कब वापस दिखेंगे। और पाखी जी के साथ बहुत जल्दी एक फिल्म होने वाली है जिस फिल्म का नाम है परिवार टू। परिवार में हम लोग साथ में काम किए थे और परिवार टू में फिर से एक बहुत अच्छी कहानी मिली। बहुत समय से हम लोग ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसी कहानी मिल जाए जो परिवार जैसी हो, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आई थी। तो डायरेक्टर ने सुनाया भी पाखी जी को, तो पाखी जी को भी अगर समझ में आया होगा, उनको पसंद आएगा, तो हम लोग उस फिल्म में दिखेंगे एक साथ। निराला अभिषेक कुमार, अगर दिनेश जी की शादी पहले नहीं हुई होती तो वह किस हीरोइन से शादी करना चाहते? क्या बोल रहे हैं, शादी नहीं हुई होती तो? तो किस हीरोइन से आप शादी करना चाहते? ये तो पूरी दुनिया जानती है भाई, मैं आम्रपाली दुबे जी से शादी करता क्यों? था कि एक लड़का निकलता है गांव से सपने की रानी को ढूंढने के लिए, और सपने की रानी का जो उसके दिमाग में है कि उसके सपने की रानी कैसी होगी, तो जब वो सपने की रानी उसको दिखती है तो उससे शादी कर लेता है। तो मेरे भी जो दिल दिमाग में मेरे सपने की रानी जो होगी, वो जो होगी, जब मैं देखता हूँ आम्रपाली जी को तो मुझे लगता है कि मेरे सपने की रानी यही है। तो अगर जी। ओके। जैसे कि सोनू सूद का कहना है, सिंह का, आजकल हम जब यूट्यूब खोलते हैं तो भोजपुरी के गंदे न्यूज ज्यादा मिलते हैं, जैसे कि किसी भी एक्टर एक्ट्रेस के बारे में गाली गलौज किया जाता है, बदनाम किया जाता है। जो सिंगर भोजपुरी के लेवल को इतना ऊपर उठा दिए हैं कि हम भोजपुरिया को आज गर्व होता है, और उनको भी बदनाम किया जाता है। पहले एक यूट्यूबर ने ऐसा करना शुरू किया तो किसी ने आवाज नहीं उठाई, और आज बहुत सारे लोग यह काम कर रहे हैं। आप मुझे भोजपुरी में सबसे समझदार लगते हैं, पावरफुल इंसान नजर आते हैं, तो अभी भी आप कुछ नहीं करेंगे या फिर जब बात आप पर आएगी तब एक्शन लेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरा भी मजाक उड़ाते हैं लोग, मुझे भी मेरी फिल्मों का, मेरी भोजपुरी का बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं। पर मैंने एक फिल्म देखी थी और उस फिल्म में एक डायलॉग था जो मुझे बहुत मेरे दिल दिमाग को छू लिया कि जब आप बोलोगे तो कोई नहीं सुनेगा, जब आपका बल्ला बोलेगा तो ये पूरी दुनिया सुनेगी।
तो मैं कुछ बोलूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब मेरी फ़िल्में बोलेंगी, तो ये पूरी दुनिया सुनेगी और मैं जब उस तरह की फ़िल्में बनाऊँगा तो उनको जवाब दूँगा। मैं बोल के कुछ नहीं कर पाऊँगा। जैसे इनका ये कहना है कि अभी रिसेंटली जो बातें चल रही है यूट्यूब पे, अभी पवन जी और खेसारी जी कई सारे को मतलब वही कहना चाह रहे हैं कि जो न्यूज़ेस आ रही है यूट्यूब पर एक बना रहे हैं न्यूज़ेस, गंदी गंदी बातें हर चीज। तो तो मुझे इस भी चीज बनाते हैं, तो मुझे भी या बनाते बट हैं। चीज को हमारे एक्टर्स क्यों मतलब वो नहीं लेते हैं, और बिकॉज आप सब तो सामने अगर कैमरा के पीछे देखे तो आप तीनों भाई हैं और हाँ, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जी। पब्लिक के सामने क्यों तीनों को एक दूसरे के खिलाफ माना जाता है और तीनों के फैंस अलग अलग बंटवाते हैं लोग, तो ये चीजें हो ये रही है। ये देखिए क्या होता है कि ये गलतफ़हमी होती है लोगों को और ये सिर्फ़ फ़िल्मों में नहीं, ये राजनीति में भी होता है, हर जगह हाँ, वो होता तो है। है। क्या होता है कि मैं जिसको पसंद करता हूँ, वो बेस्ट है, ये बताने की जब कोई कोशिश करता है। ये धर्म में भी होता है, राजनीति में भी होता है, फ़िल्मों में भी होता है। हो सकता है कि मुझे पर्सनली कोई एक नेता पसंद हो, कोई एक भगवान पसंद हो, कोई एक हीरो पसंद हो, ये मेरी अपनी सोच है। जब मैं इसको दूसरे पे थोपने लगता हूँ कि तुम भी कहो कि यही सही है, तो यहाँ पे विवाद बढ़ता है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी की अपनी पसंद होनी चाहिए। किसी को कोई नेता पसंद होगा, किसी को ईश्वर पसंद होगा, किसी को अल्लाह पसंद होगा, कोई किसी को जीसस पसंद होंगे, किसी को काजल राघवानी पसंद होंगी, किसी को आम्रपाली दुबे पसंद होंगी। अपनी-अपनी पसंद है, तो हम क्यों थोपें कि तुम भी कहो कि नहीं यही बेस्ट है, यही सही है। तो ये चक्कर में ये लोग लड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि इनको नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि हम लोग जो हैं, सब एक ही हैं और या कुछ कुछ अगर मेरे अंदर गुण है, तो बहुत कुछ पवन सिंह जी के अंदर गुण है, बहुत कुछ खेसारी जी के अंदर गुण है, बहुत कुछ काजल राघवानी जी के अंदर गुण है, बहुत कुछ आम्रपाली जी के अंदर है, बहुत कुछ अक्षरा जी के अंदर है। सबके अपनी-अपनी कुछ क्वालिटीज़ हैं जिसके वजह से आज वो काम कर रहे हैं, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। तो ये कहना कि जिसको मैं चाहता हूँ वही बेस्ट है, ये झगड़े का कारण है और मुझे लगता है कि इसमें किसी को नहीं पड़ना चाहिए। मैं तो इतना ही समझता हूँ। राइट। अनिल शाह नीरवा जी कभी हीरो बनने के बाद कभी कहीं चुपके से गए हैं सिनेमा घर या दुकान या पब्लिक प्लेस में? हाँ, अरे मैं बहुत बार छुप के जाने की कोशिश करता हूँ पर बहुत कॉमेडी हो जाती है। अभी मैं शूटिंग कर रहा था अ, बनारस में, हाँ, बनारस में शूटिंग कर रहा था, तो फ़िल्म लगी थी साहो। तो मैं सोचा कि चलो अपना मुँह बाँध के और चलता हूँ, फ़िल्म देख लेता हूँ, कौन पहचानेगा? और मैं पूरा मुँह ढक के बाँध-वूँध के गया और बैठ गया और पता नहीं कैसे लोग थोड़ा-थोड़ा कोशिश करके और वो समझ गए कि है वही। तो फ़िल्म जब स्टार्ट हुई और फ़िल्म में जैसे ही कुछ आता था कि पर वो चिप कहाँ मिलेगी? तो थिएटर में सब चिल्लाते थे, "निरहुआ से पूछा कहाँ मिली ये बताइए।" कहता यार पूरी फ़िल्म में मतलब कुछ भी होता था तो बोलते थे, "ए निरहु बताओ कहाँ मिली हो?" तो आम्रपाली जी ने लिखा है हुँ, कि हाय ये लड़का मुझे पिटवाएगा। तो पिटवाने की क्या बात है? इसमें मैं अपने घर वालों को आप बता सकती हैं कि हाँ, उसके सपनों की रानी मैं हूँ, पर मेरे सपनों का राजा कोई और है, तो उसमें क्या है? ओके। अविनाश लिखते हैं आपको बॉलीवुड मूवी में फिल्म करने का ऑफर मिले तो किसके साथ काम करना पसंद करें? मतलब किसी के भी साथ काम मिलेगा तो करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अ, एक मौका जब बिग बॉस में मिला था तो उससे मैंने देखा कि भोजपुरी के बाहर भी लोग जानने लगे। जहाँ भी जाता हूँ वहाँ लोग बोलते हैं कि अरे आपको बिग बॉस में देखा था, आपको कपिल शर्मा शो में देखा था। तो वैसे ही हिंदी में किसी के भी साथ मौका मिल गया तो मैं करूँगा कोई दिक्कत
प्रभात राजपूत, मेहरवा जी क्रिकेट फॉलो करते हैं तो उनका इंडियन धोनी जी, मेरा मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। मतलब उनको खेलते हुए, उनको खड़े हुए, उनको सोचते हुए, किसी भी तरह से उनको देख के मैं मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ कि मतलब क्या इंसान है। मुझे उनसे बहुत प्रेम है। धोनी जी को मैं बहुत पसंद करता हूँ। आपको मैं 5 मूवी के नाम दूंगी, उसमें से आपको किसी भी पॉलिटिशियन को ये डेडिकेट करने हैं ना, जी, ठीक है? धरती हँसाइएगा पुत्र, मत। नहीं नहीं, धरती धरती पुत्र, पुत्र, मुलायम सिंह यादव। नायक, मोदी जी। माझी, 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 हाँ माझी। माझी, हाँ, योगी आदित्यनाथ। मुकद्दर का सिकंदर, मनोज तिवारी जी। सिंघम, योगी जी। ओके। तो अभी आपके लिए हमारे पास ऑडियो क्लिप्स है, और जो कि आपके बहुत अच्छे मित्रों ने और आपकी ड्रीम गर्ल जो कि एक ही है ओके। तो उन्होंने दिया है। तो बस उनकी कुछ आपके लिए गुड विशेस है एंड कुछ सवाल भी है, तो आप सुनिए। ओके। And hello everybody. Hi Kajal. And special hello to Dinesh ji. Hello handsome. कैसे हैं आप? हेलो। कहती हूँ कि आप अपने घर पर सेफ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और मुझे बहुत 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 ज्यादा मिस कर रहे होंगे। तो आज मुझे बोला गया है दिनेश जी कुछ अच्छाइयाँ करने के लिए और कुछ बुराइयाँ करने के लिए, तो मैं अच्छाइयों से शुरू करती हूँ। मुझे दिनेश जी की सबसे अच्छी बात जो लगती है वो जब भी सेट पर जाते हैं, वो पूरे क्रू से बहुत ही प्यार से मिलते हैं। वो हर किसी को पर्सनली जानते हैं, नाम से जानते हैं। फिर चाहे वो यूनिट के हमारे स्पॉट दादा या हमारे प्रोड्यूसर हो, वो सबको एक तरह की रिस्पेक्ट देते हैं और सबके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। जितनी भी औरतें हैं सेट पे, चाहे वो आर्टिस्ट हैं चाहे क्रू का हिस्सा है, सारी औरतें दिनेश जी के प्रेजेंस में बहुत ही सेफ फील करती है, बहुत अच्छा फील करती है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि मैंने पूरी दुनिया के हर कोने में दिनेश जी के साथ शोज किए, फिल्म्स किए, शूटिंग्स किए, और मैंने हमेशा उनके प्रेजेंस में बहुत ही सिक्योर फील किया। So this is one thing। एक उनका बिहेवियर जो मुझे बहुत पसंद है कि वो सबको एक जैसा ही ट्रीट करते हैं, सबके साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं और पूरी यूनिट को एज ए फैमिली करते हैं। दिस इज द थिंग दैट आई लव अबाउट दिनेश। वाह, क्या बात। आपकी बुराई, आप हाँ। आते हैं बुराई की तरफ, तो सबसे पहली बुराई तो यही है जिसको मैंने अच्छाई भी कहा था। इतना अच्छे से बात करते हैं लोगों से, इतना प्यार से बात करते हैं, इतने सॉफ्ट स्पोकन है, इतने वेल मैनेड है कि इन बातों में बेचारी लड़कियां ना इनके चक्कर में फंस जाती है। मुझे लगता है अगर इनके प्रेजेंस में लड़कियां सतर्क ना रहे तो फट से इनसे प्यार में पड़ जाएंगी। तो ये मैं जितना अच्छे से बात करती है सबसे उतना अच्छे से बात करते हैं लड़कियों, तो प्लीज अपना दिल थाम रखें इस चार्मिंग आदमी के प्रेजेंस में। इसकी और दूसरी चीज जो मुझे बहुत बुरी लगती है वो ये है कि अगर दिनेश ने चाह लिया उनको मी टाइम चाहिए, उनको थोड़ा टाइम अकेले रहना है, उनको खुद को समय देना है, उनको बहुत सारी चीजें फिगर आउट करनी है। तो पूरी दुनिया के इर्द गिर्द होते हुए भी दिनेश जी एकदम एकांत कर लेते हैं खुद को और 20 घंटे 22 घंटे एकदम चुप, ना कोई फोन, ना कोई कन्वर्सेशन, ना आसपास बैठे हुए लोगों से कोई बातचीत, कुछ नहीं। बस दिनेश जी एकदम शांत रहते हैं उस समय पर। और उस टाइम पे मुझे बहुत बोर होता है, मुझे लगता है मैं कहाँ फंस गई यार, ये एक ही तो दोस्त है सेट पे जिनसे मैं बातें करती रहती हूँ, मस्ती मजाक चलता रहता है और ये भी एकदम शांत हो गए। तो वो टाइम पे मुझे दिनेश जी बहुत कहते हैं। यही कुछ छोटी छोटी बुराइयां हैं, बहुत ज्यादा कुछ बुराइयां नहीं है। एंड आई जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एंड दिनेश जी बहुत जल्दी मिलते हैं, जब शूटिंग वापस चालू होगी तो एक दूसरे से मिलेंगे।
तो ये तो है ही आपकी अच्छाई कि आप सबसे बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं और किसी भी लड़की को या कोई भी हो, मेल एक्ट्रेस या एक्टर जो भी हो, आप लाइक सम्मान देते हैं एक और बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, तो इसीलिए तो ऐसा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत सो धन्यवाद आम्रपाली दुबे जी को, जिन्होंने इतना अच्छा अच्छा बोला मेरे लिए। बहुत मुझे तो लगा कि पता नहीं क्या बोलेंगी, पर बहुत बहुत धन्यवाद आम्रपाली जी, आपने ये इतना अच्छा कुछ कहा। और मैं कोशिश करता हूँ और हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगा कि आप ही नहीं, आपके साथ जितने भी लोग होते हैं, कोई भी होता है, सेट से लेके और शोज तक कहीं भी, वो हमेशा सुरक्षित रहें। और इसके लिए मुझे इंडस्ट्री के लोग कहते भी हैं कि ये हीरोइन के चौकीदार हैं। पर ठीक है, ये टैग मिले तो भी चलेगा, पर आप लोग सुरक्षित रहें। आप जहां भी जाएं एकदम भोजपुरी का नाम रोशन करें, बस यही चाहिए। और अगेन सेकंड रिकॉर्डिंग। दिनेश जी कैसे हैं प्रभु? अरे प्रभु जय हो। प्रभु आज अवधेश जी, आपके और बोलने को कहा गया है, कहने को इतना कुछ है कि एक बात जरूर कहूंगा कि मेरे इस 15-16 साल के सिनेमा के करियर में आप इकलौते ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों योगदान मेरे ऊपर ऐसा रहा कि मेरे सिनेमा के करियर को बदल दिया, एक ऊंचाई दे दी, मजबूती दे दी, एक सहारा दे दिया। मैं वो पल दोहराना नहीं चाहूंगा, आप जानते हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि उसको दोहरा के आपको शर्मिंदा करूं। उस एक एहसान के सामने आपको अगर जाने जाने कुछ गुनाह हुए भी होंगे मेरे प्रति, या कुछ बातें मुझे बुरा लगा भी होगा, वो सब बुरे माने हैं, बहुत छोटे हैं। आपका शख्सियत बहुत महान है। एक आपकी जर्नी को जो मैंने जाना है, चूंकि जब आप आए तब मैं यहाँ पे था, हमारी पहली फिल्म कहाँ जेवर राजा नजरिया लड़ाई से लेकर के अब तक जो मैं आपको देख रहा हूँ, आप इतना सरल, सहज और सुलझा हुआ व्यक्तित्व शायद ही किसी अभिनेता का हो पाए। मैं बस यही कहूंगा, आप एक धरोहर हैं हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के। ये आप आने वाले भविष्य में भी रहें, लोगों का उत्थान करते रहें। भले ही रूप बदल दे, आप एक अभिनेता से गंभीर अभिनेता में बन जाए, गाना गाने से लेकर के एक चरित्र के उस मुकाम तक पहुंच जाए, या निर्माता बन के, चाहे एक सच्चे दोस्त बन के या सच्चे सलाहकार बन के, ये हीरो को चढ़ा रहा है। मैं हीरो को नहीं चढ़ा रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत इंसान जिन्होंने मुझे जाना कुछ पल और जिनको मैं जान पाया कुछ पल। हाँ, एक बात कहना चाहता कि मैं पोस्टर बदलना चाहता हूँ। उस वक्त मुझे वो बातें बुरी लगी थी, फिर लगा कि नहीं, यकीनन बस यही कहूंगा, दिनेश जी मेरे प्रभु, आपकी आवश्यकता सदा। लव यू। वाह, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश भैया। और धरोहर तो आप हैं सबके लिए, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। और हम लोग काम, तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत कुछ आपसे सीखते हैं और हमेशा सीखते रहेंगे। और मैंने कुछ देर पहले एक बात बताई थी कि हम लोग बहुत प्रेशर में काम करते हैं। बहुत बार हमको उस हिसाब से काम करना होता है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर क्या बोल रहा है, हमारे थिएटर के ओनर क्या बोल रहे हैं। तो उस हिसाब से वो बात आपको बुरी लगनी भी चाहिए, क्योंकि मैं भी छटपटा रहा था, मैं भी तड़प रहा था कि क्या करूं, क्या हो जाए कि बस सब ठीक हो जाए, फिल्में चलने लगे, मतलब नहीं चल रही है। तो एक बात बार बार आ रही थी थिएटर से कि सेम पोस्टर दिख रहा है, सेम पोस्टर दिख रहा है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, इसको बदल के भी देखते हैं, शायद कुछ अच्छा हो जाए। तो हम लोगों ने ट्राई किया और
आगे भी करते रहेंगे। और अभी आपकी जो सलाह है वो भी बिल्कुल सही है, 100%। अभी पोस्टर जो है वो सेम दिख रहा है, तो इसको भी बदलने की आवश्यकता, और इसको निश्चित रूप से हम लोग इस पे काम करेंगे। धन्यवाद। दिनेश जी के बारे में इतना ही कहूंगा कि दिनेश जी एक जिंदा दिल इंसान है और मेरे तो दोस्त हैं, और उनके अंदर सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो बहुत जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। दूसरा एक उनके अंदर सबसे खास बात यह है कि बोलते कम है और करते ज्यादा है। हर आदमी का दुख दर्द उनको पता होता है, और इतने लोगों का साइलेंटली उन्होंने मदद किया है, टेक्नीशियंस का, एक्टर का, उसमें मैं खुद हूँ। बहुत सारे लोगों की उन्होंने हेल्प की है, वो चाहे पैसों से हो चाहे। बहुत कम एक्टर होते हैं जिनको अपनी बुराई सुनना पसंद है, वो अपनी कमियां जानना चाहते हैं। वो लोगों के अंदर ये आदत है, ये कला है। दूसरा, वो जो दिल से है वही बाहर है, बनावटी चेहरा नहीं है, ईमानदार है, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी को डिच नहीं किया। धोखा शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं है, पूरे परिवार को साथ लेकर चलते हैं, और हमेशा उनको पैसे का हैंगओवर उनके दिमाग में नहीं है। उनको लगता है कि ये आज शोहरत है कल नहीं रहेगा, आज पैसा है कल नहीं रहेगा, फिर से अपने काम में आ जाऊंगा। जबान उनकी बहुत संतुलित है, कभी अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग नहीं किया। इसलिए दूसरी बात, एक नेता के तौर पर भी उन्होंने अपनी ईमानदारी बड़ी बखूबी निभाई है, और उनको भगवान ने चाहा तो बहुत बड़े राजनेता भी बनेंगे। तो दोस्तों के दोस्त हैं, यारों के यार हैं, माँ की सेवा करते हैं, परिवार भक्त हैं, इसलिए उनमें सारी काबिलियत है। और हमने और दिनेश जी ने बहुत वक्त साथ कहानियां हैं हम दोनों की साथ साथ में। क्या बात है, धन्यवाद 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 मनोज टाइगर जी। और सच में ये वो लोग हैं जिनसे मैंने सीखा है सिनेमा, चाहे मनोज टाइगर जी हों, अवधेश मिश्रा जी हों, हमारे सुशील भैया हों। तो ये लोग वो लोग हैं जिनसे मैंने सिनेमा सीखा है, इनके साथ में काम करके। तो बहुत सारा अनुभव है इनके साथ में। और धन्यवाद भैया, आपका प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और हम लोग और अच्छा करें। और क्योंकि जब हम सब मिल के करेंगे तो ही हो पाएगा, तो ऐसे ही हम सब मिल के काम करते रहें, यही उम्मीद है। और क्या, दिनेश लाल यादव जी उर्फ नीरव भैया, अरे सबके दुलारे, आपकी जितनी तारीफ करूं कम है। अगर तारीफ करना शुरू करूं तो 5 घंटे घंटे कब बीत जाएंगे पता नहीं चलेगा। मुझे याद है पहली फिल्म, और ये जो अब की थी मैंने, लल्लू की लैला। आपके अंदर कोई घमंड नहीं, कभी आपने फील नहीं होने दिया कि मैं एक स्टार के साथ काम कर रहा हूँ, एक सुपरस्टार के साथ काम कर रहा हूँ। बहुत ही मेहनती हैं आप, बहुत ही बढ़िया इम्प्रोवाइजर हैं आप। ऑन द स्पॉट चीजों को जो आप क्रिएट करते हैं या को एक्टर्स को जो सपोर्ट करते हैं, उसकी कितनी तारीफ करूं बता नहीं सकता मैं। मजा आता है आपके साथ काम करके। उसी तरह आप गीत संगीत में भी कोई भी सिचुएशन, कोई भी धुन आपको दे दिया जाए तो 10 से 15 मिनट में आप गाना बना सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो ये शब्दकोश है भोजपुरी का, ये उसका भंडार है आपके अंदर। कई सबसे पहले खड़े पाए जाते हैं। इस कोरोना पीरियड में भी कई लोगों को आपने मदद की है। कई लोगों के पास राशन पहुंच गया, कई लोगों के घर में डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे पहुंच गए। उस समय जब हमारी बात हो रही थी तो शायद उस समय सैकड़ों लोगों के घर में ये राशन और पैसे पहुंच चुके थे, शायद उसकी संख्या हजारों में पहुंच गई होगी। और आप कह भी रहे थे कि मेरा नाम मत लीजिएगा, और कई लोगों को तो पता भी नहीं है शायद। कई बार तो आपने मेरी मदद की है और मुझे बाद में पता चला है।
और गॉड ब्लेस यू दिनेश जी, खूब तरक्की करें, बने रहिए। ये बुरा वक्त भी बीत जाएगा, जल्द से जल्द हम लोग काम करेंगे। एक बात पूछना चाहूंगा, आपको गुस्सा क्यों नहीं आता है? कई बार हमने देखा है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आप गुस्सा करने का जो अवसर आपको प्राप्त होता है, आप उसको भी हंसते हंसते हैंडल कर लेते हैं। कई बार मुझे लगा कि अब तो आप गुस्सा करेंगे ही करेंगे, लेकिन नहीं, आप हल्की सी मुस्कान चेहरे पे रखकर चीजों को बहुत नॉर्मल तरीके से हैंडल करके निकल जाते हैं। ये आपसे सीखने को मिलता है। फिर भी मैं पूछना चाहूंगा, कैसे हैंडल कर लेते हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले कहना चाहूंगा मैं प्रकाश जी को, और ये लोग हमारे भोजपुरी के लिए नगीना है, कोहिनूर है। चाहे मैं जिनका भी नाम ले रहा था, जितने लोगों का, ये वो लोग हैं जिन लोगों ने भोजपुरी सिनेमा को सच में लोकप्रिय बनाया है। चाहे वो अवधेश मिश्रा जी हों, चाहे वो प्रकाश जी हों, मनोज टाइगर जी हों, सुशील जी हों, संजय पांडे जी हों, ये सभी लोग ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा को लोकप्रिय बनाया है। हम तो हीरो के रूप में उसमें काम करते हैं, पर पूरी फिल्म को सजाते यही लोग हैं, और इनका ही योगदान है। ये इन लोगों की महानता है कि ये लोग मुझे इतना जो है वो मेरी तारीफ कर रहे हैं, मुझे श्रेय दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जहां तक अभी इन्होंने पूछा गुस्से की बात, तो मैं गुस्सा तब तक नहीं होता हूं जब तक की बात मेरे सम्मान पे ना आ जाए। कि मतलब जब तक बात ऐसी है कि कोई मजाक कर रहा है और किसी को कुछ फायदा हो रहा है मेरे ऊपर कमेंट करके, मुझे कुछ बोल के, तो ठीक है, उसको हंस लेने दो, मजा ले लेने दो। पर बात जब आत्मसम्मान की आ जाती है तो फिर मैं भी गुस्सा होता हूँ, ऐसी बात है। जी नमस्कार। लगभग 15 साल हो गए जब मैं पहली बार दिनेश लाल यादव निरहुआ से मिला था गोरखपुर में, फिल्म की शूटिंग में। और जैसा मैंने उनको पहले दिन देखा था, आज 15 साल बाद भी वैसे ही है। मेरा मतलब फिजिकल अपीयरेंस से नहीं, बल्कि जो एक मेंटल थिंकिंग, जो सहजता, लोगों से बात करने का तरीका, वो बिल्कुल नहीं बदला है। तब भी वो आए थे उस फिल्म में तो वो स्टार थे, आज सुपरस्टार हैं। और कई चीजें हैं, मैं शॉर्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि दिनेश जी में हमेशा एक बड़ी अजीब सी चीज, अजीब सी नहीं, बड़ा अच्छी चीज मैं कहूंगा, वो ये कि हर चीज को सीखने की ललक, कि मैं ये कर सकता हूँ। और यकीन जानिए कुछ भी ऐसा नहीं है गाने में या एक्टिंग में जो कोई कहा जाए कि दिनेश जी आप ये नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, असंभव शब्द नहीं है उनके। दूसरी चीज की उनका जो पेशेंस है, वो एज अ पेशेंस ऑफ स्टील। बहुत कम लोगों को मैंने देखा है इतना पेशेंस रखते हुए। कई बातें हैं, कहने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा। हाँ, तो दिनेश जी की क्वालिटी और भी है कि दिनेश जी क से लेके ज्ञ तक किसी भी वर्ण को लेके गाना कभी भी बना सकते हैं, और बमुश्किल 5 या 10 मिनट। और हाँ, दिनेश जी एक चीज मैंने नोट की है, और शायद सबने नोट की होगी, दिनेश जी की गले में आप कभी कोई चैन या हाथ में कोई अंगूठी नहीं देखेंगे। यार कभी कभी होता है, खैर हम फिल्म लाइन वालों को तो ज्यादा है, कभी ये पहन लीजिए पुखराज, कभी मूंगा पहन लीजिए, कभी मोती पहन लीजिए, कभी ये पहन लीजिए। तो ये एक चीज है। और बहुत ही सहज है। और रह गई एक्टिंग करने की बात, तो को एक्टर के लिए उससे सहज को एक्टर तो मैंने नहीं देखा।
वो आपको इतना स्पेस देते हैं कि आपको जो करना है एज एन एक्टर, जो अपने रोल में आप बिलीव करते हो, वो आपको पूरी तरह करने देते हैं। कभी कोई वो नहीं कि नहीं मैं हीरो हूँ तो ये कैसे, या विलन है तो ये कैसे, जो कि एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैं, मतलब पर्दे के पीछे से हेल्प भी करना, कोई चीज फिल्म में ऊपर नीचे हो रही हो तो वो करना, तो तारीफ का सिलसिला बहुत लंबा हो जाएगा। मैं जहाँ तक जानता हूँ तो एक, एक कमाल के इंसान, कमाल के अभिनेता, कमाल का व्यक्तित्व, जिसका नाम है दिनेश लाल यादव गिरा हुआ। मैं आपको बताऊं, मैंने सब बोला था कि मुझे एक सवाल चाहिए, उनकी बुराइयां चाहिए, सबने तारीफ पर मैं यही कहूंगा, सुशील भैया ने जो कुछ भी कहा, तो मैंने ये चीजें ना, मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे पहली ही फिल्म में ये लोग मिल गए, चाहे मनोज टाइगर जी, सुशील भैया। तो मैं ये जो आज मेरी तारीफ कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि जैसा 15 साल पहले थे वैसे आज भी है, तो ये मैंने इनसे ही सीखा है, ये अपने इन्हीं बड़े भाइयों से सीखा है कि ये लोग, मतलब जब मैं आया था मुझे कुछ आता नहीं था, एक लाइन डायलॉग बोलने का मुझे नहीं तरीका पता था, और ये लोग थिएटर किए हुए, फिल्में किए हुए, ये लोग टॉप लोग थे, मतलब, और फिर भी कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं नहीं जानता हूं और ये लोग सब जानते हैं। और ये लोग मुझे पग पग पर इन्होंने मुझे सिखाया, मुझे बताया, और कभी कोई इन्होंने अहंकार इन लोगों ने नहीं दिखाया, कभी कोई घमंड नहीं दिखाया। तो मैं जो कुछ सीखा, मतलब ये तो सौभाग्य है कि आप लोग मिले, आप लोगों से ही सीख लिया मैं। तो जो कुछ है वो आप ही लोगों का दिया हुआ है भैया। नेक्स्ट। दिनेश भैया से 15 साल पुरानी पहचान है, लेकिन वो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली पहचान हुई जब उनके साथ काम करना शुरू किया, जब उनको व्यक्तिगत तौर पर जानना शुरू किया, एक कलाकार के तौर पर, एक गायक के तौर पर, एक परफॉर्मर के तौर पर। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि कहीं भी जब कहीं फंसा हूं और कहीं एक अंदर झिझक रही है, उस झिझक को उन्होंने आगे से आके मुझे मेरे अभिनय की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने में सरलता प्रदान करी है। कई बार होता है काम करते हुए आप छूने या मारने, इन सारी चीजों में संकोच करते हैं, पर उन्होंने बहुत सरलता सहजता से कि अरे नहीं, आप आइए, आपका काम अच्छा होगा तो मेरा काम भी अच्छा होगा। कि आप लाखों लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं, लाखों लोगों का प्यार आपको मिलता है। एक आधा दर्जन सिनेमा आपके साथ कर लिया, आपको व्यक्तिगत तौर पर इतना ही जाना हूं कि सेट पे आप भाई कितने हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन दिमाग के किसी कोने में आपकी तैयारी चलती रहती है, जो मैंने भोजपुरी में 2-3 और हमारे वरिष्ठ कलाकारों के देखा है कि यहाँ बैठ के हंसी मजाक करते हैं, कट्टू जाके शॉट देख के चले आते हैं और वहां भी ताली बजा के फिर आके हाँ तो हम कहाँ थे। और दिनेश भैया के अंदर ये बहुत अच्छा है कि वो किस्सा जहाँ छोड़ के जाते हैं सेट पे, शॉट दे के आएंगे, वो किस्से को वहीं करेंगे, वो भूलते नहीं, मतलब एक साथ दो दिमाग चलते हैं। तो दिनेश भैया आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आपके साथ बहुत अच्छा समय गुजारा है और आगे भी बहुत अच्छा समय गुजारूंगा, बहुत अच्छे अच्छे सिनेमा करूंगा। धन्यवाद, प्रणाम। वाह। ये है कि आप कुछ भूलते नहीं है, जो बात आप अभी कर रहे हैं फिर आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आपको वापस वही बात याद रहे क्या? मैं भूल जाती हूँ। ये समर्थ भैया थे, हाँ जी। समर्थ चतुर्वेदी जी। मतलब क्या मैं बोलूं, ये सब लोग जो हैं, जितना भी सिनेमा हम लोग करते हैं, अरे ये लोग क्या है, बिना मतलब मेरी तारीफ किए हुए हैं, और ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग खुद ही इतने अच्छे हैं, इतने
स्पॉन्टेनियस हैं कि मैं इन लोगों के मंडली में जब बैठता हूँ तो मैं खुद को भूल जाता हूँ और मैं बस किस्से पे किस्से चलते रहते हैं और मुझे उसमें बड़ा मजा आता है। यहाँ तक कि मैं कोई ऐसी फिल्म कर रहा हूँ जिसमें समर्थ भैया हैं, मनोज टाइगर जी हैं, सुशील भैया हैं और संजय पांडे जी हैं। तो बहुत बार ऐसी शिकायत आती है कि यार तुम बस मिल गई तुम्हारी मंडली, तुम भूल गए पूरी दुनिया, तुमको कुछ याद ही नहीं है, अब तुम बहसने लगे, तुम अब हो गया तुमको। तो ये सच है, मैं जब इन लोगों को पाता हूँ तो मैं बहुत बात करता हूँ, बहुत किस्से हमारे होते हैं, बहुत चलता रहता है और उसमें इतना इंटरेस्ट आता है, इतना मजा आता है बात करने में और साझा करने में कि हम जाते हैं, शॉट देते हैं अपना और फिर उसमें इतना मजा आता रहता है। फिर वही हाँ भैया, तो उसके बाद क्या हुआ फिर बतकही जैसे, और ये बतकही जो होती है ना, मैं इसलिए ही, आपने जो मुझसे पूछा था काजल जी कि आप कितना टाइम देंगे, आप बताइए, उतने टाइम के लिए हम ये रखेंगे। तो मैंने इसीलिए कहा क्योंकि जब हमारी बतकही शुरू होती है ना तो वो खत्म नहीं होती है। दिक्कत इस बात की है। तो इसलिए मैंने कहा था कि आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, आपको जितना रखना है आप रख लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ पास यादें हैं, इतना मतलब हम लोगों के पास किस्सा है कि वो खत्म ही नहीं होगा। हाँ जी, नेक्स्ट। दिनेश यादव निरहुआ, बात कहाँ से शुरू की जाए। दरअसल मेरा और उनका परिचय तब से है जब वो फिल्मों में नहीं आए थे, उनका एल्बम हिट हो चुका था, तब से मैं उनको जानता हूँ और उनसे मुलाकातें भी होती थी। उनकी पहली फिल्म से लेके आज तक मैं उनके साथ काम भी करता रहा, बहुत सी फिल्में की हम लोगों ने साथ में। इतना मेहनती व्यक्ति मैंने देखा नहीं और अपनी मेहनत और लगन के बल पर ही आज उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। बहुत मुश्किल होता है एक सामान्य से दिखने वाले लड़के का इंडस्ट्री में सुपरस्टार बन जाना। कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो फिल्मों में उनको सपोर्ट करे। मैंने शुरू के दिनों से उनका संघर्ष देखा है, उनकी मेहनत देखी है, उनकी लगन देखी है, इसीलिए आज वो इस मुकाम पर है। मेरी शुभकामनाएं दिनेश लाल यादव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। अनूप जी है ना, अनूप जी की आवाज है। ये मेरे साथ तब से काम करते हैं जब मैं पहली फिल्म कर रहा था वाराणसी में, हमका ऐसा वैसा ना समझा। हमका ऐसा वैसा ना समझा जी, ये मेरी पहली नाम था इस मूवी का। और मैं इस फिल्म में जब गया था काम करने के, इतना बड़ा कैमरा देखा था। उससे पहले हम लोग एल्बम करते थे छोटे छोटे कैमरे पे, तो पहली बार मैंने इतना बड़ा कैमरा देखा था, तो थोड़ा डर भी लग रहा था। पर ये लोग थे, बहुत प्यार करते हैं, ये शुरू से ही ये लोग बहुत आशीर्वाद देते हैं। किरण जी थी उस फिल्म में, अनूप जी थे, तो ये लोग मुझे बताया कि अरे चिंता मत करो, जैसे वो कैमरा है वैसे ये भी है, जैसे वहां करते हो वैसे यहाँ भी करो, डरो मत। तो ये लोग जो है मुझे तब से मेरे साथ है और तब भी उतना ही सीखता था, आज भी मैं इनसे उतना ही सीखता हूँ। और जो एक बात सुशील भैया ने कहा कि आप इतने सिंपल कैसे, यही लोग हैं कि ये लोग मुझे फर्स्ट डे से आज तक कभी किसी में मैंने कोई बदलाव नहीं देखा। सब लोग जो है उतना ही प्यार करते हैं, उतने ही प्रेम से मिलते हैं, चाहे हम साथ में कभी काम कर पाए कभी नहीं कर पाए। बहुत बार होता है किसी फिल्म में हम साथ नहीं कर पाते, तो भी जब भी मिलते हैं लोग तो मुझे उतना ही आशीर्वाद प्यार देते हैं। तो यही है। नमस्कार, मैं निर्देशक मंजुल ठाकुर
दिनेश जी, आपसे मेरा एक सवाल कि निरहुआ हिंदुस्तानी 2 की शूटिंग के वक्त हम एक ऐसी बुक लाए थे जिस बुक को फिल्म के सीन में सभी कैरेक्टर देख रहे थे, लेकिन आपस में एक दूसरे से छुपाना चाहते थे कि मेरी बुक नहीं है। उस बुक को आप एक ही दिन में हमारे सीन शूट कंप्लीट करने से पहले ही अपने मेकअप रूम में पूरा का पूरा पढ़ लिए थे। अब आप पूछता है कि उस बुक का नाम और वो बुक किस चीज की थी। ये देखो, इसको बोलते हैं डायरेक्टर। सब लोग जो है तारीफ में लगे हुए थे और सब लोग जो है सवाल नहीं पूछ रहे थे। बताता हूं, पर उसके पहले थोड़ा ना मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं। एक तो क्या होता है कि आप इतने देर से सब लोग तारीफ किए जा रहे थे, ये आदमी जो है पूरा पोल खोल के रखता है। तो क्या होता है, मेरी एक आदत है, मुझे कुछ खाने के लिए पेपर पे मिलता है, अगर समोसा या कुछ, तो खाने के बाद फिर मैं उसको पूरा पढ़ता हूँ। जब तक वो खत्म ना हो जाए मैं उसको फेंकता नहीं। ये मेरी आदत है। मुझे कुछ मिल जाए बस पढ़ने के लिए, ये मेरी आदत है। मैं बहुत पढ़ता हूँ और एक एक दिन में मैं एक किताब पूरी खत्म करता हूँ। पर ये जो किताब की बात कर रहे हैं, वो किताब थी, अ, अ, उसका नाम ठीक से मुझे याद नहीं है, पर वो क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या, कामसूत्र, सॉरी, नाम याद आ गया, कामसूत्र। उस आपने पढ़ा है काजल जी कामसूत्र? नहीं पढ़ा है? तो ये हाँ जी, आपकी तो आवाज ही अटकने लगी कामसूत्र की बात सुन के। वीडियो मंजुल जी ने सवाल किया और मैंने जवाब दिया, उसके बाद वीडियो ही रुक गया। आपका मतलब वीडियो चल ही नहीं रहा है, पर मेरा चल रहा है, तो मैं बताता हूँ। वो किताब थी कामसूत्र। आपने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना? सुना आपने? मैंने कामसूत्र लाइक सुना है बट पढ़ा नहीं है। हाँ, तो मैंने भी बहुत बार सुना था कि कामसूत्र कोई हिंदुस्तान की ऐसी किताब है जिस किताब के बारे में विदेशों में भी चर्चा होती है कि और उसके ऊपर खजुराहो में पूरा मंदिर बना है और मंदिर में आई नो, जो है मैंने वो खजुराहो में मैंने शूट किया है, खजुराहो में शूट करके आई मंदिर में। जी। तो मेरे अंदर भी जिज्ञासा थी कि ये कौन सी किताब है, पर वही है कि कहीं पढ़ेंगे तो लोग बोलेंगे बताओ ये क्या पढ़ रहा है, सीधा साधा आदमी है, इसको मतलब लोगों में छवि ऐसी है कि सीधा साधा आदमी और पढ़ रहा है कामसूत्र। तो संजोग अच्छा ये था कि मंजुल जी जब शूटिंग कर रहे थे तो उस किताब के ऊपर जो है पेपर चढ़ा हुआ था, तो किसी को पता नहीं था कि ये किताब अंदर से क्या है। तो शूटिंग जब चल रही थी तो सब प्रॉपर्टी आई थी, उसमें ये किताब भी आई थी। तो मैं बोला ये क्या है? तो बोले छोड़िए भैया इसको अभी। तो बोले दिखाओ यार। तो मैं जब हटाया तो देखा कामसूत्र। मैं फिर से पेपर चढ़ाया और मैं बोला ठीक है आप लोग रेडी करो, मैं आता हूँ। और मैं अपने मेकअप रूम में बैठा और मैंने वो किताब पूरी पढ़ डाली। तो हाँ, मतलब मैं कभी पढ़ा नहीं था तो मैंने पढ़ लिया पूरा और बहुत सारा ज्ञान मुझे मिला उससे।
किसी को अगर पढ़ना हो, मौका मिले तो आप भी पढ़ सकते हैं। मंजुल जी आप पढ़े कि नहीं वो बताइए हमको। ओके। जी जो जिस सर दिनेश जी ने दिखाया था, हम फिल्म कर रहे थे राजा बाबू, उसमें एक एक्टर थे जो छोटे छोटे रोल करते हैं, उस एक्टर का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक हीरो ही इतना बड़ा दिल रख सकता है, और सच में वो रियल में भी हीरो है। वो जो जिस एक्टर का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनको प्रोड्यूसर ने कास्ट नहीं किया था, डायरेक्टर ने किया था, और हर सीन में एक एक सीन में वो आते थे, छोटे छोटे सीन कर रहे थे इस फिल्म में, उनको किसी तरीके से कि ताकि इनका एक पेमेंट बन जाए और पैसा कुछ मिल जाए उनको। कोई प्रॉपर कैरेक्टर नहीं था उसमें उस एक्टर का। दिनेश जी ने उससे पूछा उस एक्टर से कि क्या हो, कितना पैसा ऐसा मिल रहा है? बोले भैया प्रॉपर कोई बात तो हुई नहीं है, बस डायरेक्टर ने अपने रिलेशन में बुला लिया है, तो प्रोड्यूसर जो पैसा दे। खैर बात आई गई होगी। दिनेश जी का जिस दिन पैकअप हुआ, दिनेश जी जाने लगे, तो उस एक्टर को बुलाया और बोले कि कल मेरे बॉय जो है संजय से मिल लेना। और दिनेश जी चले गए उस एक्टर के पास। दूसरे दिन दिनेश जी का बॉय गया और एक लिफाफा दिया, तो बोले कि दिनेश भैया दे कर गए। उस एक्टर ने लिफाफा खोला, उसमें 15,000 रुपए थे शायद। उससे फोन किया, बोले भैया ये क्या था? अरे बोले बस रख लीजिएगा। उस एक्टर के आंख में आंसू आ गए, क्योंकि शायद उतना पैसा ही उसे मिलता, लगभग 20-25 दिन वो सेट पे था। क्योंकि प्रोफेशनल कोई बात नहीं हुई थी उसकी प्रोड्यूसर से, इसलिए उसे पता नहीं था कि उसे एंड ऑफ द डे कितना पैसा मिलेगा। लेकिन दिनेश जी बिना बोले उसको पैसा देकर चले गए। तो ग्रेट जेस्चर था ये काम दिनेश लाल यादव ही कर सकते हैं। एक सवाल है मेरा दिनेश जी से। दिनेश जी का गाना हिट हुआ जिसमें निरहुआ टाइटल यूज हुआ, उसके बाद दिनेश जी ने निरहुआ टाइटल को लेकर बहुत सारी फिल्में बनाई, जिसमें निरहुआ, चल ससुराल, निरहुआ रिक्शा वाला, सुपर हिट फिल्में थी। निरहुआ के नाम से बहुत सारी फिल्में आई, और निरहुआ टाइटल का लोग उनके नाम के साथ भी जुड़ा है, दिनेश लाल यादव निरहुआ। इसके अलावा एक टाइटल उनके साथ एक नाम और सुपर हिट हुआ, राजा बाबू। ठीक है, हो सकता है कुछ प्रोफेशनल बात हो कि वो टाइटल उनके पास नहीं हो आज, हम ये वो प्रोड्यूसर वेट कर रहे हैं हम लोग कि दोबारा बनाए राजा बाबू 2। लेकिन राजा बाबू नाम दिनेश जी किसी और फिल्म में भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि निरहुआ के बाद आपके साथ कोई नाम अगर बहुत हिट हुआ तो वो नाम है राजा बाबू, जिसे मतलब आज भी टीवी पे वो फिल्म सुपर हिट है, और पर्दे पे भी बहुत बड़ी हिट रही, सिनेमा हॉल में भी। तो मुझे लगता है कि किसी और फिल्म में भी आपका नाम राजा बाबू होना चाहिए, या आपको अखिलेश जी से बात करके राजा बाबू 2 दोबारा बनानी चाहिए, ऑडियंस वेट कर रही है। एक सवाल वाह, ये संजय पांडे भैया हैं। क्या इन लोगों की, ये लोग तो मेरी तारीफ में बिना मतलब बोल रहे हैं, मैं इन लोगों की कितनी भी तारीफ करूं कम है। ये लोग होते हैं, आप सब लोग गवाह हैं कि अगर मेरी कोई भी फिल्म लोगों को पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो उसमें सिर्फ राजा बाबू ही याद नहीं रह जाता है, तो निरहुआ ही याद नहीं रह जाता है। लोगों को बतासा चाचा याद हो जाते हैं, लोगों को विधायक जी, सुशील जी विधायक जी के नाम से याद रह जाते हैं, ऋषभ जो है वो गोलू के नाम से याद हो जाता है, आम्रपाली दुबे जो है वो सपनों की रानी के नाम से याद रह जाती हैं, संजय पांडे जो है वो झारखंडे बन जाते हैं। इतना अच्छा ये लोग किरदार को निभाते हैं, तब वो फिल्म इतनी सफल होती है। और राजा बाबू तो सच में, मैं अभी जब आजमगढ़ में गया था तो मैं ये देखा, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि निरहुआ के बाद यही एक नाम है जिस नाम से ऑडियंस फिर से बुलाने लगी, कहा राजा बाबू, ऐसा लोग बोलने लगे। तो निश्चित रूप से उस पर हम लोग, हमारे प्रोड्यूसर भी बनाना चाहते हैं, वो भी चाहेंगे तो वो बनाएंगे, वो नहीं भी तो वो इतने अच्छे इंसान हैं और मुझे इतना प्यार करते हैं कि मैं जब कहूंगा कि मैं बनाना चाहता हूँ मुझे दे देंगे। तो हम लोग बहुत जल्दी बनाएंगे। और हमारे मंजूर ठाकुर जी जो हैं कह रहे हैं कि किताब नहीं पढ़ पाए,
तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि अब जब आप राजा बाबू 2 बनाएंगे, उसके पहले ये किताब पढ़ के आइएगा। हमारे दर्शक हमारा एक गाना है हम है पिया जी के पत्र के लिए, वो सुनना चाहते हैं आपके वॉइस में। क्या बात है, वो मेरा बहुत पसंदीदा गाना है और आपके साथ में वो गाना मेरा था। मैं उसको जहां भी जाता हूँ, मैं अगर कहीं शो भी करने जाता हूँ, तो लोग उस गाने की फरमाइश करते हैं कि आप ये वाला गाना गाइए। तो 2 लाइन मैं गाता हूँ। दिल न झूमे नाचे गावे, जब तोहरा के पावे, बड़ा नीक लागे रानी तोहरे संगवा हो। हम हई रानी तोहर अड़हुल के फुलवा, हऊ तू हमार फूल गे नवा हो। हम हई रानी तोहर अड़हुल के फुलवा। और एक गाना आपका है डोली रहे बीमार निरहु सटल रहे, बस 3 लाइन सुनाइए। अरे दुलही रहे बीमार निरहुआ, निरहुआ निरहुआ सटल रहे, मंगर चाहे सुमार जाके डटल रहे, दुलही रहे बीमार निरहुआ, निरहुआ निरहुआ सटल रहे। थैंक यू सो मच दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने अपना उसके लिए, जैसे कि आपके 3 घंटे मैंने लिए थे, लेकिन आप 2 घंटे में फ्री हो चुके हैं, हमारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। आप अपने फैंस को कुछ कहना चाहो तो प्लीज कह दीजिए। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ काजल जी। मैं आपका ये शो लगातार देखता हूँ। आप जब भी किसी भी स्टार के साथ, किसी के साथ बात करती हैं तो मैं भी जुड़ता हूँ, सुनता हूँ, और बहुत कुछ जो है इंडस्ट्री के बारे में हमको पता चलता है, लोगों की राय पता चलती है, लोगों की उम्मीदें पता चलती है कि और क्या होना चाहिए। और आपने ये बहुत सराहनीय काम किया है, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं अपनी पूरी इंडस्ट्री को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग जो है इतना अपने मन में प्यार और श्रद्धा इतनी सारी आप लोगों के अंदर भरी है। तो ये हम सब के लिए बहुत अच्छा है, और इसको लेके हम बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छी फिल्में बनाएंगे अपने भोजपुरी के लिए। ऐसी ऐसी फिल्म अभी बनानी बाकी है जो अब तक बनी नहीं है, और वो अब बनेगी। और जैसा कि काजल जी आपने कहा भी कि पवन जी ने जैसा कहा था, पवन जी, खेसारी जी, मैं, चिंटू जी और हमारे बाकी जितने हीरो हैं, सब लोग जो है मिलेंगे, और सारे डायरेक्टर्स जो है मिलेंगे, आपस में बात करेंगे और क्या क्या फिल्में कैसी हो सकती हैं, इसको कितना और अच्छे से कर सकते हैं। उसके लिए जो भी फैसला लेना होगा हम लोग लेंगे, और किस तरह से एक बजट के अंदर फिल्म अच्छी बन पाए उस पर हम लोग ध्यान रखेंगे। और दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग जुड़े इतना देर तक, मतलब 2 घंटे से आप लोग जुड़े हैं, सुन रहे हैं हम दोनों को, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा साथ में निशान जी को, वो भी एक ऐसा ही शो चला रहे हैं जिसमें बहुत सारा चिट चैट, वो बहुत अच्छा है। मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अच्छा सराहनीय कार्य वो भी कर रहे हैं। और मैं यही चाहूंगा कि आप लोग ऐसे ही करते रहिए ताकि पूरी इंडस्ट्री एक साथ जुड़ी रहे, एक साथ रहे। किसी के मन में कहीं कुछ भी है तो उसको हटा दे। यहाँ किसी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी की किसी से कोई अदावत नहीं है। यहाँ सिर्फ अच्छा काम करना है, और आप जितना अच्छा काम कर रही हैं, आपका काम कोई और नहीं कर सकता, मेरा काम कोई और नहीं कर सकता, किसी और का काम मैं नहीं कर सकता। तो जिसके अंदर जो है वो कर रहा है, किसी को किसी से डर नहीं है, किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सब लोग मिलजुल के काम करिए। और मैं ये सॉरी भरत जी है जो कि कपिल शर्मा के डायरेक्टर हैं हमारे शो के, उन्होंने आपको नमस्कार बोला है। भैया को भरत जी को बहुत बहुत प्रणाम। और इतना प्यार देते हैं जब भी हम लोग उनके शो में जाते हैं, कपिल शर्मा शो में,
तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और बस मैं यही कहना चाहूंगा कि दर्शक भी अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखें और किसी तरह का अपने मन में मलाल न रखें कि हम लोग अलग हैं या निरहुआ कुछ अलग है, खेसारी अलग है, पवन अलग है, काजल अलग है, अक्षरा अलग है, आम्रपाली, ये सब एक ही हैं, एक ही परिवार है, एक ही टीम है। और हम लोग जो है अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी फिल्में मिले। आप लोग यही आशीर्वाद प्यार ऐसे बना के रखिए। हम लोग एक रिक्वेस्ट कर दी अपने फैंस से कि जी रूमर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान ना, जो लोग रूमर्स फैला रहे हैं। हाँ मैं ये एकदम कहना चाहूंगा अपने सभी दर्शकों से कि आप लोग किसी भी अफवाह पे ध्यान मत दें। कि बहुत सारी अफवाह तो इसलिए भी लोग उड़ाते हैं कि उनके यूट्यूब पे लोग देखें, व्यूअर बढ़े, उससे वो पैसे कमाए, तो कुछ भी अफवाह उड़ाते हैं। पवन सिंह ने ऐसा किए, अक्षरा ने ऐसा किया, काजल जी ने ऐसा किया, आम्रपाली ने ये किया, निरहुआ ने ये किया, कोई कुछ नहीं, हम सब एक हैं। आप लोग जब हमको देखेंगे, अभी एक वीडियो आया है मुझे लगता है हम लोग के शो का मलेशिया का, तो आप देखेंगे कैसे हम लोग सब जैसे एकदम गांव के बच्चों की तरह एक साथ घूमने लगते हैं, सब लोग खेलने लगते हैं, कौआ उड़ चिड़ई उड़ करने लगते हैं आपस में। हमने हम लोगों में कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे बीच कोई भी दरार नहीं है, हम सब एक ही हैं। और आप लोग भी एक हो करके और सबको प्यार आशीर्वाद दीजिए। आपको जो हीरो पसंद है आप उनकी फिल्में देखिए, आशीर्वाद दीजिए। किसी और से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। किसी और को कोई और प्यारा हो सकता है, आपको कोई और प्यारा हो सकता है। ये हर जगह लागू होता है। मैंने पहले भी कहा ये धर्म में भी लागू है, ये आपके हीरो हीरोइन में भी लागू है, ये राजनीति में भी लागू है। आपको जो पसंद है आप उसको प्यार करिए, दूसरे को गाली मत दीजिए। हो सकता है वो किसी और को पसंद होगा, उसको पसंद करने दीजिए। तो ये मैं निवेदन करूंगा सभी लोगों से। थैंक यू दिनेश जी, और बस हमेशा आप खुश रहे और ऐसे ही रहे। आप भी ऐसे ही हमेशा मुस्कुराती रहिए, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। आप कोई लिख भी रहा था नीचे कि काजल जी आप कोलगेट का ऐड कीजिए, तो सच में आपकी स्माइल कोलगेट की तरह है। आप हमेशा ऐसे हंसती रहिए, मुस्कुराती रहिए। आप जितनी तरक्की आपने किया है ऐसे ही तरक्की करते रहिए, हम सबको गर्व है आप पे। और आपको बहुत सारी शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू, बाय बाय।